इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहाँ पे जो को उस बुढ़े ने ऑफर दे दिया था कि वो तू मेरा बेटा बन जा। उस बुढ़े की इस ऑफर को सुनने के बाद अपना जो सोचने लगता है, अगर मैं नैनगोम फैमिली में शामिल हो गया तो मेरे को कोई भी बिजनेस चलाने में कोई भी दिक्कत होगी ही नहीं। जो को उस बुढ़े की बातों को इंटरेस्ट लेता देख करके उसके इंस्पेक्टर बोलते हैं, इस ब्रैट को तो देखो, ये अभी से ही सेलिब्रेट करने लग गया उस ऑफर को देख करके। अगर तुम्हें इतनी जल्दी अपने मौत को प्यारा होना है तो मुझे बता दो, मैं तुम्हारी बॉडी को अभी का भी पोजेस कर लेता हूँ। बुढ़े की ऑफर सुनने के बाद जो तो इधर सोच रहा होता है, दूसरी तरफ चो सीधा अपने घुटनों पे आ जाता है और बोलता है, मैं चो ह्यूक, मेरा मतलब नैनगोम ह्यूक, मैं अपना रिस्पेक्ट आपको पे करता हूँ। प्लीज़ मुझे नैनगोम फैमिली का नाम अभी के अभी दे दीजिए। मैं अपनी पूरी ज़िंदगी के लिए नैनगोम फैमिली की एक सॉर्ड बनने की शपथ खाऊंगा, तो प्लीज़ आप मेरे को अपने फैमिली नेम को दे दीजिए। ह्यूक को इतनी आसानी से घुटनों पे आता देख करके वो जितनी भी आत्माएं थे वो गुस्सा हो जाती है और बोलते हैं, देखो तो सही इस कमीने को, ये हमारे चो फैमिली का सबसे बड़ा बेटा है। ह्यूक की बातों को सुनने के बाद बुढ़ा बोलता है, तुम इतने भी बुरे नहीं हो, तुम्हारे पास भी एक स्ट्रॉन्ग फिजिक है, लेकिन मैं तुम्हारे बारे में श्योर नहीं हूँ। यहाँ पर हमारे फैमिली में तुम्हारे जैसे हजारों डिसाइपल है। ह्यूक बोलता है, बस आप मेरे रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट कर लीजिए, मैं अपना बेस्ट करने की ट्राई करूंगा। अब बारी आती है जो की। जो बोलता है, आखिर तुम इतनी आसानी से अपने एंसेस्टर के द्वारा दिए गए फैमिली नेम को फेक कैसे सकते हो? मैं तो ऐसा कभी नहीं करने वाला हूँ। जो को बुढ़े का ऐसा ऑफर रिजेक्ट करता देख करके ह्यूक हैरान हो जाता है और बुढ़ा बोलता है, मुझे लगता है तुम्हें पता है आखिर तुम्हारी स्किल्स आखिर तुम्हारे लिए कितनी अच्छी है। और ये सारी एंसेस्टर की आत्माएं भी जो को बहुत ज्यादा ही प्रेज करती है कि तुमने बहुत अच्छा किया इस बुढ़े के ऑफर को रिजेक्ट करके। बुढ़ा इसके बाद अपने मन में सोचता है, इसका जो टैलेंट है वो 500 सालों में भी एक बार आता है, ये बहुत ज़्यादा ही वेस्ट होगा कि इसको यूं ही जाने दे दूं। बुढ़ा इसके बाद जो से बोलता है, सिंस तुमने मेरे ऑफर को सीधा ही रिजेक्ट कर दिया कि तुम मेरे फैमिली के लाइन में सीधा शामिल नहीं होगे, क्योंकि इससे तुम्हें अपनी फैमिली का नाम चेंज करना पड़ेगा। चलो फिर ठीक है, लेकिन क्या हो अगर तुम एक एक्सटर्नल डिसाइपल बन जाओ। अब हमें थोड़ा एक्सटर्नल डिसाइपल के बारे में बताया जाता है, जो कि सिमिलर होता है किसी 9 ग्रेट सेक्ट के किसी एक्सटर्नल डिसाइपल के, और इन डिसाइपल को फैमिली के एक्सक्लूसिव मार्शल आर्ट्स को सिखाया जाता है, और इस रिलेशनशिप को एक मास्टर डिसाइपल रिलेशनशिप भी कहा जा सकता है। जो इसके बाद अपने एंसेस्टर्स से पूछता है, एंसेस्टर्स क्या ये ठीक है, मेरे को सच में अभी नैनगोम फैमिली की हेल्प की ज़रूरत है। एंसेस्टर बोलते हैं, एक्सटर्नल डिसाइपल ये तो ठीक है, लेकिन हमारे टाइम पे ये नैनगोम फैमिली कुछ भी नहीं हुआ करती थी, और इस समय पे जब समय बीत चुका है तो इनको पूरी दुनिया जानने लगी है। चलो फिर ठीक है, तुम उनकी इस बात को मान सकते हो। इसके बाद हमें दिखाया जाता है इनके बीच में जो भी मास्टर डिसाइपल की सेरेमनी होनी होती है वो हो जाती है, और जो इनको झुक करके ग्रीट करते हुए बोलता है, डिसाइपल चो ह्यूक मास्टर्स को ग्रीटिंग पेश करता है। बुढ़ा बोलता है, अब जब तुम हमारे डिसाइपल बन चुके हो तो यहाँ पे कुछ रूल्स हैं। पहला, तुम्हें नैनगोम फैमिली के नाम को कभी भी गंदा होने नहीं देना है। दूसरा, जब भी फैमिली डेंजर में होगी तो तुम्हें जरूर से ही हेल्प करना होगा। तीसरा, जब भी यहाँ पे गैदरिंग होगी या फिर कोई भी समन इशू किया जाएगा तो तुम्हें भी यहाँ पे विजिट करना पड़ेगा। क्या तुम इन सभी बातों के लिए शपथ ले सकते हो? जो बोलता है, मैं इसके लिए शपथ खाता हूँ। बुढ़ा बोलता है, चलो फिर ठीक है, खड़े हो जाओ, अब मेरे क्वेश्चंस का आंसर दो। आखिर तुम्हारे पास ये इंटरनल एनर्जी आई कैसे, जबकि तुम्हें किसी ने ये सिखाया ही नहीं है? जो बुढ़े की बातों को सुन के हिचकिचा जाता है और बोलता है, उसके बारे में जो को बोलने भी नहीं देता। तभी बुढ़ा बोलता है, झूठ बोलने की तो कोशिश भी मत करना। तुम्हें क्या लगता है हमें इस बारे में नहीं पता है कि तुम्हारे पास कोई भी अभी टीचर नहीं है? और हमें इसके बारे में इसलिए पता है कि तुम्हारी बॉडी को देख करके ऐसा बिल्कुल नहीं लगता कि तुमने कभी मार्शल आर्ट को सीखा भी है। जो इसके बाद सॉर्ड गॉड से पूछता है, सॉर्ड गॉड आखिर मैं करूँ क्या यहाँ पे? लेकिन भाई सॉर्ड गॉड अभी के टाइम पे कुछ बोलता ही नहीं है, वो अभी एकदम डीप स्लीप में जा रखा है। बुढ़ा इसके बाद बोलता है, क्या तुमने कभी कोई एलेक्सर या फिर इंटरनल एनर्जी को बढ़ाने वाली कोई हर्ब खाई है क्या? लेकिन भले ही उनमें से एक को तुमने कंज्यूम किया हो, वो तुम्हारे लिए यूजलेस है तब तक जब तक तुम्हारे पास कोई भी इंटरनल एनर्जी को कल्टीवेट करने
करने के लिए एक कल्टीवेशन टेक्निक की ज़रूरत पड़ती है इसके एनर्जी को एब्जॉर्ब करने के लिए। और अगर तुमने कोई एनर्जी कल्टीवेशन टेक्निक को सीखा है, इसका मतलब ये है तुम्हारे पास एक मास्टर है। लाल चोगे वाले बुड्ढे की इस बात पे दूसरे चोगे वाले बुड्ढे भी एग्री करते हैं। लाल चोगे वाला बुड्ढा फिर आगे बोलता है, अगर तुम्हें अपने इंटरनल एनर्जी को ग्रोथ को एक्सेलरेट करना है तो उसके लिए तुम्हें मेरिडियंस को ओपन करना पड़ेगा और एलेक्सर के एनर्जी को एब्जॉर्ब करना पड़ेगा। लेकिन ऐसा करने के लिए यहाँ पे कोई डिवाइन आर्ट है ही नहीं इस दुनिया में। अगर ये द ग्रेट हेवनली ओरिजिन डिवाइन आर्ट है जो कि एक सीक्रेट एक्सक्लूसिव टेक्निक है नैनगोम क्लैन की, तो मैं मानता भी, लेकिन मैं उसके बारे में अभी श्योर नहीं हूँ क्योंकि मैंने भी उसको कभी सीखा ही नहीं है। लेकिन आखिर कोई तुम्हें इतनी ज़्यादा कोई पावरफुल टेक्निक क्यों ही सिखाएगा मार्शल आर्ट के बजाय? देखा जाए तुम्हारे बारे में जितनी भी बातें हैं वो सारी एकदम ही मिस्ट्री बन के रह गई है। जो बुढ़े की बातों को सुनने के बाद अपने मन में सोचता है, ये बुढ़ा तो बहुत ज़्यादा ही चालाक है, अगर मैं कोई भी झूठ बोलूँगा तो ये आराम से पकड़ लेगा। मैं तो अब यहाँ पे मुसीबत में आ चुका हूँ क्योंकि मैं उनको हेवनली ब्लड जेड के सीक्रेट के बारे में नहीं बता सकता। अब इसके बाद स्वॉर्ड गॉड की भी नींद खुल जाती है। वो बोलता है, इन फूल्स के पास इतना दिमाग ही नहीं है कि वो हमारे डिसेंडेंट के बॉडी को समझ सके, बस इतने छोटे से नॉलेज के साथ। स्वॉर्ड गॉड की आवाज़ सुनने के बाद जो को राहत मिलती है और वो बोलता है, स्वॉर्ड गॉड क्या आप ठीक तो हैं? स्वॉर्ड गॉड बोलता है, हाँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मैं बस थोड़ा सा आराम कर लिया था क्योंकि मेरी बहुत ज़्यादा ही सोल एनर्जी खर्च हो गई थी। जो इसके बाद स्वॉर्ड गॉड से पूछता है, ये बहुत अच्छी बात है लेकिन मैं इस सिचुएशन को आखिर डील कैसे करूं? स्वॉर्ड गॉड बोलता है, सिंस हमारे पास कोई भी सक्सेसर नहीं था तो हम ये नहीं कह सकते कि तुम हमारे फैमिली से बिलोंग करते हो। तुम बस इतना ही कह सकते हो कि तुम्हें किस्मत से एक मास्टर मिल गया और तुम्हें उसी ने एक टेक्निक को सिखा दिया। जो स्वॉर्ड गॉड की बातों को सुनने के बाद बोलता है, एक्चुअली मेरे को एक मास्टर मिल गए थे मेरी किस्मत की वजह से और उनके एक सीक्रेट मैनुअल की वजह से मेरे को एनलाइटमेंट मिला था, लेकिन उनके एनर्जी कल्टीवेशन टेक्निक बहुत ज़्यादा ही पावरफुल थी तो मैं और कुछ भी नहीं सीख पाया, बस यही सीख करके रह गया। जो कि कहानी को सुनने के बाद बुढ़ा उस पर बिल्कुल भी यकीन नहीं करता है और बोलता है, तुम्हें कहीं से एक सीक्रेट टेक्निक मिल गई, तुमने उससे एनलाइटमेंट गेन कर लिया, मैं तुम्हें कोई गधा दिखता हूँ क्या? या फिर तुम कुछ ज़्यादा ही नॉवेल्स को रीड करते हो जो कि उस जियांगो में फैला हुआ है? क्या तुम सच में ये बिलीव कर रहे हो कि तुम्हारी इन बातों पे मैं भरोसा कर लूँगा? चलो फिर ठीक है, मुझे बताओ आखिर तुम्हें कौन से केव में वो मिला, मैं भी ये सीखना चाहूँगा। बुढ़े को गुस्सा होता देख करके भी जो अपने बातों पे अड़ा रहता है और बोलता है, मैं तो बस आपसे सच ही बोल रहा था। बुढ़ा बोलता है, चलो फिर ठीक है, क्या तुम्हें टेक्निक्स को याद है जो कि वो सीक्रेट मैनुअल में लिखा हुआ था जो कि तुमने सीखा है उनमें से? जो बोलता है, ऑफ कोर्स। बुढ़ा बोलता है, चलो फिर मुझे यूज करके दिखाओ। जो बोलता है, लेकिन दिक्कत वाली बात यह है कि मैं अभी उतना ज़्यादा स्किल्ड नहीं हूँ कि मैं उन टेक्निक्स को परफॉर्म कर सकूँ। बुढ़ा फिर गुस्सा होकर के बोलता है, तुमने मार्शल आर्ट को लर्न किया एक सीक्रेट मैनुअल से, क्या तुम सोचते हो कि मार्शल आर्ट कोई जोक है तुम्हारे लिए, या फिर ये तुम्हारे लिए कोई कहानी की तरह है कि किसी ने तुम्हें बोल दिया और तुमने रट लिया? अगर यहाँ पे कोई अपने सीक्रेट टेक्निक को बस एक मैनुअल के द्वारा पास ऑन कर दे तो फिर तुम्हें क्या लगता है ये मार्शल आर्ट ग्रुप या फिर बने क्यों हैं? जो बोलता है, लेकिन क्या शाओलिन भी अपने सीक्रेट मैनुअल्स को अपने मैनुअल लाइब्रेरी पवेलियन में छुपा के नहीं रखते हैं क्या? बुढ़ा बोलता है, यहाँ पे ये चीज़ मैटर ही नहीं करती, कोई भी सीक्रेट टेक्निक या फिर प्रोफाउंड इंटरनल आर्ट कितना ज़्यादा डिटेल में इंस्ट्रक्शन लिखा हुआ है, कोई भी इनको यूं ही नहीं सीख सकता बिना कोई एक्चुअल गाइडेंस के। यहाँ पे जो मैनुअल लिखे जाते हैं वो बस इसलिए लिखे जाते हैं कि कोई भी नॉलेज खो ना जाए, लेकिन यहाँ पे कोई भी ऐसा नहीं है जो कि एडवांस लेवल पे रीच कर जाए बस मैनुअल को पढ़ के ही। बुढ़े को इतना ज़्यादा बकवास करता देख करके स्वॉर्ड गॉड को गुस्सा आ जाता है। स्वॉर्ड गॉड फिर जो से बोलता है, आखिर ये इतना ज़्यादा क्यों बोल रहा है? यहाँ पे तुम्हें और भी ज़्यादा आर्गूमेंट करने की ज़रूरत नहीं है, तुम इसको बस सजेस्ट करो एक हाइपोथेटिकल डुअल की। अगर हमें किसी इतने ज़्यादा स्किल्ड पर्सन को ट्रिक करना है तो हमें कम से कम एक हाइपोथेटिकल डुअल उसके साथ तो करना ही पड़ेगा। जो स्वॉर्ड गॉड की बातों को सुनने के बाद बुढ़े से सीधा बोल देता है, अगर आप मेरी बातों को भरोसा नहीं करते हैं तो फिर चलिए एक हाइपोथेटिकल डुअल कर लीजिए मेरे साथ। बुढ़ा हाइपोथेटिकल डुअल के नाम सुनता है और बोलता है, क्या तुम्हें हमारे फैमिली के शॉर्ट टेक्निक्स के बारे में पता भी है? जो बोलता है, सिंस ना ही मुझे आपके शॉर्ट टेक्निक के बारे में पता
पता है ना ही आपको मेरे टेक्निक्स के बारे में पता है, तो फिर मैं यूज़ करने वाला हूँ 6 कॉम्बिनेशन फिस्ट टेक्निक को और 3 एलिमेंट शॉट टेक्निक को और 7 स्टार स्टेप फाइटिंग टेक्निक को। और बात रही इंटरनल एनर्जी के बारे में, तो फिर हम 10 साल के इंटरनल एनर्जी का यूज़ करेंगे। इन दोनों को ऐसे हाइपोथेटिकल डुएल करता देख करके बुड्ढे और ह्यूक भी हैरान हो जाता है। बुड्ढा बोलता है चलो फिर ठीक है, मैं भी तुम्हारे जैसा ही सेम मार्शल आर्ट को यूज़ करूँगा। जो बोलता है ठीक है। अब इसके बाद ये दोनों बहुत ज़्यादा ही बकैतियाँ करते हैं, तो तुम लोग बकैतियाँ सुनने के लिए तैयार हो जाओ। लेकिन भाई ये लोग जो बोलेंगे वो तुम लोगों को मांगा पैनल में दिखाई देगा, तो तुम लोग बोर बिल्कुल नहीं होने वाले हो। बुड्ढा बोलता है चलो फिर ठीक है, मैं तुम्हें फर्स्ट मूव करने का मौका देता हूँ। चलो मुझे दिखाओ आखिर तुम्हारे पास क्या एबिलिटी है जो कि तुम इतना ज़्यादा कॉन्फिडेंट हो। जो बोलता है चलिए फिर ठीक है, मैं एम करूँगा आपके अपर बॉडी को अपने अपर स्लैश से। बुड्ढा बोलता है मैं 7 स्टार स्टेप्स का करके तुम्हारे अटैक से बच जाऊंगा और फिर तुम्हारे बॉडी के ऊपर अटैक करूंगा ड्रैगन सर्ज से। जो बोलता है मैं भी आपके अटैक से 7 स्टार स्टेप का यूज़ करके बचूंगा और आपके राइट साइड फ्लैंक करके आपके एक्यूमुलेशन पॉइंट को टारगेट करूंगा और रियर ब्रेन एक्यू पॉइंट को भी। बुड्ढा जुबान लड़ाते लड़ाते अपने मन में सोचता है ये कितनी ज़्यादा स्ट्रेंज बात है। सेकंड हेवन स्लैश के बाद सबसे ज़्यादा मोस्ट बेसिक कंसेक्यूटिव टेक्निक है 3 एलिमेंट शॉट टेक्निक की, वो हेवन असेंशन स्लैश होती है। अगर मैं पीछे हटने का ट्राई करूंगा तो मुझे हेवन असेंशन स्लैश से हिट खाना पड़ेगा, लेकिन अगर मैं पीछे नहीं हटा तो मुझे सेकंड हेवन स्लैश पड़ जाएगा। मैं अभी के लिए बस चार्ज इन कर सकता हूँ। बुड्ढा बोलता है जब मैं अंदर आ जाऊंगा तो फिर मैं तुम्हारे राइट साइड को पूरी तरीके से सील कर दूंगा और परपेचुअल सेवर का यूज़ करूंगा तुम्हारे एनर्जी वेसल और एक्यू पॉइंट को एम करने के लिए। जो बोलता है मैं अपने 10 साल के इंटरनल एनर्जी में से जितना ज़्यादा हो सकता है उतना ज़्यादा एनर्जी को गैदर करूँगा और 7 स्टार स्टेप का यूज़ करके आपके अटैक से डिफेंड करने की कोशिश करूँगा और सोरिंग ईगल का यूज़ करूँगा आपके गर्दन के ऊपर एम करके। बुड्ढा इसके बाद खुश होते हुए बोलता है तो फिर आखिरकार तुमने फाइनली अपने इंटरनल एनर्जी का यूज़ किया। चलो फिर ठीक है, मैं अपने 10 साल के इंटरनल एनर्जी को यूज़ करूँगा और 7 स्टार स्टेप का यूज़ करके एकदम स्विफ्टली तुम्हारे अटैक से बच जाऊँगा। बुड्ढा जब ये बोल रहा था तो ये अपने मन में सोचता है ज़रा रुको, यहाँ पे कुछ तो गलत है। इसने अभी अभी अपने इंटरनल एनर्जी का यूज़ किया मेरे अटैक से खुद को डिफेंड करने के लिए। सिंस हम दोनों ही अपने इंटरनल एनर्जी का यूज़ कर रहे हैं तो मुझे कम से कम 3 अटैक तो इसके ऊपर लैंड कर ही देना चाहिए था एक सिंगल राउंड में। मैं यहाँ पे बस अटैक या फिर डिफेंस नहीं करता रह सकता हूँ, मुझे अपने मूव को ध्यान से देखना पड़ेगा और इसके ऊपर अटैक करना पड़ेगा। इसके बाद बुड्ढा बोलता है जरा रुको, मेरे उस पार्ट को कैंसिल कर दो जब मैंने मूव किया था स्विफ्टली। मैं उस पार्ट में रिट्रीट करूँगा और तुम्हारे ऊपर लूनार चार्ज का यूज़ करूँगा। स्वॉर्ड गॉड उस बुड्ढे को ऐसा करता देख करके बोलता है ये कितना बड़ा गधा आदमी है, एक हाइपोथेटिकल डुअल इसके लिए क्या कोई मजाक है? क्या इसको सच में लगता है एक रियल फाइट में ये अपने मूव को चेंज कर सकता है? जो इसके बाद बुड्ढा बोलता है कम ऑन मास्टर, आप ऐसे नहीं कर सकते, आपको रूल्स के बारे में तो पता ही है ना हाइपोथेटिकल डुअल्स के। आप कोई भी मूव को बीच में नहीं रोक सकते जब आपने डिसाइड कर लिया है कि आपको वही करना है। बुड्ढा ये सुनने के बाद थोड़ी देर सोचता है और बोलता है मैं तुम्हारे लेफ्ट के साइड जा करके बचूंगा और तुम्हारे ऊपर ड्रैगन सर्ज से अटैक कर दूंगा तुम्हारे अपर बॉडी पे। मैं इसके बाद तुम्हारे ऊपर स्विफ्टली अप्रोच करूंगा और लूनार चार्ज को भी इसमें लिंक कर दूंगा और फिर मैं अपने फुल पावर का यूज करूंगा और तुम्हारे लोअर बॉडी के ऊपर एम करूंगा। जो बोलता है मैं अपनी सारी इंटरनल एनर्जी को यूज करके आपके अटैक से डॉज करूंगा और आपके लोअर बॉडी के ऊपर एम करूंगा, फिर आपको टुकड़ों टुकड़ों में काट के रख दूंगा हेवन असेंडिंग स्लैश का यूज करके। बुड्ढा ये देखने के बाद तो एकदम हैरान ही हो जाता है कि वो हार गया। ये व्हाइट कपड़े वाला बुड्ढा सोचता है आखिर ऐसा कैसे हो सकता है, मेरे भाई को जाना जाता है हेवनली स्वॉर्ड इमॉर्टल के नाम से, जो कि बस 4 ही राउंड में हार गया एक छोटे से बच्चे से। नीले कपड़े वाला बुड्ढा सोचता है ये बहुत अच्छे से टेक्निक्स को जानता है और इसके पास एक ऐसा हर्ट भी है जो कि एक किलिंग मूव को लॉन्च कर सकता है बिना किसी हेजिटेशन के ओपनिंग से ही।
अब हम आते हैं इस वाले बुढ़े पे जहाँ पे ये बोलता है ये बहुत अच्छा था, मैंने अपने गार्ड डाउन कर दिया, मैंने बहुत देरों बाद डिसाइड किया अपने इंटरनल एनर्जी को यूज करने, इसकी वजह से मैं हार गया। क्या हम एक और मैच कर सकते हैं? मुझे देखना है कि आखिर तुम कितने ज्यादा कैपेबल हो। जो बोलता है चलिए फिर ठीक है, लेकिन आपको अपना बेस्ट करना होगा, जैसे कि ये आप कोई रियल फाइट लड़ रहे हो। बुढ़ा बोलता है ऑफ कोर्स मैं अपना डेफिनेटली बेस्ट करूंगा, मैं तुम्हारे ऊपर बिल्कुल भी इजी नहीं जाने वाला हूँ। जो बोलता है चलिए फिर डुएल को स्टार्ट करते हैं। बुढ़ा बोलता है चलो फिर ठीक है, मैं तुम्हें फिर भी अपना फर्स्ट मूव करने का मौका देता हूँ। जो बोलता है चलिए फिर ठीक है, मैं एकदम आराम से आपके लेफ्ट साइड में अटैक करूंगा। अब इनकी बकैती चलती रहती है और हमें कुछ समय बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे बुढ़ा पूरी तरीके से टूट चुका होता है। और भाई बुढ़ा इतनी बुरी तरीके से क्यों कांप रहा है? क्योंकि भाई उसको बताने के बावजूद कि इसको एक रियल फाइट की तरह लो, वो 9 राउंड तक हार चुका है जो से। लेकिन भाई बुढ़ा तो बुढ़ा ठहरा, वो अपनी ईगो को बिल्कुल नहीं छोड़ता है। बोलता है तुम बहुत ज़्यादा ही अमेजिंग हो, तुम्हारा जो लास्ट इमोर्टल मूव था वो बहुत ज़्यादा इनक्रेडिबल था, क्या हम एक और मैच कर सकते हैं? जो बोलता है चलिए ठीक है। बुढ़ा बोलता है चलो फिर ठीक है, मैं इस बार भी तुम्हें अपने फर्स्ट मूव को चलने देता हूँ। नहीं रुको, यहाँ पे ऐसा कहा जाता है कि कोई भी अगर यहाँ पे इनिशिएटिव लेता है तो वही जीतता है। अगर इस हिसाब से देखा जाए तो फिर तो मैं बहुत ज़्यादा ही डिसएडवांटेज में हूँ। जो बोलता है अच्छा ऐसी बात है क्या, चलो फिर ठीक है, मैं आपको अब पहला मूव करने का मौका देता हूँ इस बार। बुढ़ा बोलता है चलो फिर बढ़िया है। इसके बाद हमें सीन शिफ्ट होकर के थोड़ी देर बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे बुढ़ा 5 और राउंड हार चुका होता है जो से। बुढ़ा हार के पूरी तरीके से किलस चुका होता है और फिर से दोबारा से जो को चैलेंज करते हुए बोलता है मैं दोबारा से एक मैच करूंगा। जो बोलता है ठीक है। अब फिर से हमें कुछ देर बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे बुढ़ा पूरी तरीके से टूट चुका होता है। वो बोलता है मुझे बिल्कुल भी भरोसा ही नहीं हो पा रहा है कि मैं 13 राउंड तक लगातार हार चुका हूँ, ये बिल्कुल ही मेरे लिए एक सपने की तरह है। हाँ बिल्कुल, मैं जरूर से ही कोई सपना देख रहा हूँ, आखिर मैं तुमसे कैसे हार सकता हूँ। इसके बाद पीछे से वो नीले स्ट्रिप वाला बुढ़ा बोलता है मुझे लगता है तुम ये 3 एलिमेंट शॉट टेक्निक से इतना ज़्यादा फैमिलियर नहीं हो, इसीलिए तुम्हें इसके ऊपर गिव अप कर देना चाहिए। बुढ़ा चिल्लाते हुए बोलता है तुम चुप रहो, देख नहीं रहे हो क्या मैं एक छोटे से बच्चे से कितनी बार हार चुका हूँ। बुढ़ा अब अपने जो से बोलता है तुम इसमें बहुत ज़्यादा ही अच्छे हो, तुमने ज़रूर से ही अपना बहुत सारा समय लिया होगा और ये 3 एलिमेंट शॉट टेक्निक को बहुत अच्छे से पढ़ा होगा। इस हाइपोथेटिकल डुएल को फेयर रखने के लिए मुझे भी थोड़ा समय दो और मैं इसको पढ़ के आता हूँ, फिर हम दोबारा से ये डुएल करेंगे। जो बोलता है चलिए ठीक है, लेकिन आप इसको कैसे पढ़ने वाले हैं? बुढ़ा बोलता है ये भले ही बहुत ज़्यादा ही एक बेसिक टेक्निक है, लेकिन मेरे पास अभी भी 7 दिन बचा हुआ है, नहीं मेरे को 15 दिन दो, मैं इतने में इनको बहुत अच्छे से अंडरस्टैंड कर लूँगा। जो बोलता है चलिए फिर ठीक है, हम अपने हाइपोथेटिकल डुएल को 15 दिन बाद पे रीशेड्यूल कर लेते हैं। बुढ़ा बोलता है चलो ठीक है, तब तक तुम इस एल्डर कोर्ट में ही रह सकते हो। और ये बोलता है बुढ़ा वहाँ से खट से गायब हो जाता है। वहाँ पे भाई इतना बेइज्जती करवाने के बाद रुकेगा ही कौन। जो उस बुढ़े के जाने के बाद अपने मन में सोचता है अगर इसको पता चल गया कि इसका अपोनेंट और कोई नहीं बल्कि स्वॉर्ड गॉड है तो ये कैसे रिएक्ट करेगा। अब उन सभी के चले जाने के बाद ह्यूक जो के कंधे पे हाथ रखता है और सीरियस होकर के बोलता है आखिर वो क्या था। ह्यूक इसके बाद अपने मन में सोचता है 3 एलिमेंट शॉट टेक्निक, इस टेक्निक को मैंने ज़्यादातर समय दिया है सीखने के लिए और मैं इस चीज़ को इमेजिन कर सकता हूँ ये हाइपोथेटिकल डुएल किस तरीके से गई। क्या ये किसी तरीके का कोई मार्शल आर्ट जीनियस है? नहीं, यहाँ पे सबसे बड़ी इम्पोर्टेंट बात ये है अब जब मैं इसको देखता हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं कोई एक बहुत बड़े दीवार को देख रहा हूँ जिसको कि मैं कभी पार नहीं कर सकता। और अगर इसके बारे में सोचा जाए तो इसने अपने इंटरनल एनर्जी को भी छुपा के रखा हुआ था। ह्यूक को ऐसा निराश होता देख करके जो बोलता है मैं तुम्हें ये सारी बातें बाद में एक्सप्लेन कर दूंगा। अब हमें ये सफ़ेद कपड़े वाले बुढ़े को दिखाया जाता है जो कि हंसते हुए अपने मन में सोचता है देखो तो सही, मैं तो इनको बस थोड़ा सा वाइन से ट्रीट करना चाहता था और मेरे को इतना बड़ा एक टैलेंट मिल गया। चलो फिर देखते हैं। युन हुआ और योन सोल तो पहले से ही मैरिड हैं। हाँ लेकिन गायंग अभी भी कुंवारी है, उसकी अभी तक शादी तो नहीं हुई है। इसके बाद ये नीले पट्टे वाला बुढ़ा बोलता है क्या तुम लोगों ने कभी नैनगोम के सोसो के
बारे में सुना है, सबसे ज़्यादा प्रीटीएस्ट फ्लावर हमारे पूरे नैनगांव फैमिली की। जो बोलता है क्या यहाँ पे आनू में कोई ऐसा है जो कि उनको नहीं जानता होगा, नैनगांव फैमिली की सबसे ज़्यादा ब्यूटीफुल डॉटर। इसके बाद हमें सोसो की पिक्चर दिखाई जाती है जो कि भाई साहब सुंदर तो है। और तुम लोगों को क्या लगता है ये अपनी मेन हीरोइन बन सकती है? मेरे को कमेंट सेक्शन में बताओ। बुढ़ा बोलता है वो मेरी ग्रैंड डॉटर है, मेरे साथ चलो मैं तुम्हें उससे इंट्रोड्यूस करवाता हूँ। लेकिन तभी सफ़ेद कपड़े वाला बुढ़ा चिल्लाते हुए बोलता है जरा रुको तो सही, सोसो पहले से ही एंगेज्ड है। नीले पट्टे वाला बुढ़ा बोलता है आखिर कौन है जो कि मेरे सोसो के साथ एंगेज होने की हिम्मत किया है? सफ़ेद कपड़े वाला बुढ़ा बोलता है माउंट हुआ का लिटिल ड्रैगन। नीले पट्टे वाला बुढ़ा बोलता है हेला, मैं अपनी प्यारी सोसो को उन जैसे गरीब टाउस्ट को बिल्कुल भी नहीं देने वाला हूँ। और भाई तुम लोगों को पता है जब मैंने इस बुढ़े का डायलॉग पढ़ा था तो मेरे को हंस हंस के इस पेट दर्द करने लग गया था। माउंट हुआ सेक्ट को ये बुढ़ा पूरी तरीके से गरीबों का सेक्ट बोल रहा है, भिखारी बोल रहा है उनको। उस बुढ़े की बात सुन के ये सफ़ेद कपड़े वाला बुढ़ा तो एकदम शांत हो जाता है, ये कुछ बोलता ही नहीं है। इसके बाद हमें कुछ समय बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे जो अपना सोच रहा होता है। यहाँ पे जितनी भी सिचुएशन है बहुत ही अजीब अजीब सी ट्विस्ट एंड टर्न्स ले रही है। ये मेरे लिए अच्छी बात है कि एल्डर्स के ऊपर मेरा अच्छा इंप्रेशन पड़ रहा है, लेकिन यहाँ पर 15 दिनों के लिए रुके रह जाना एक अलग मैटर है। मेरे को जितना जल्दी हो सकता है उतना जल्दी वापस लौटना पड़ेगा और अपने बिजनेस को एक्सपेंड करना पड़ेगा और मुझे सौंड टॉप में भी विजिट करना है। और अब ये सोसो आखिर कब आने वाली है? जो इसके बाद आसपास की चीज़ों को देखने लगता है और वो एक चीज़ को देख करके बोलता है ये बड़ा इंटरेस्टिंग दिख रहा है। अब हमें उस चीज़ को दिखाया जाता है जिसके बारे में कि जो सोच रहा था वो एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट होता है। जो सोचता है क्या ये सच में काम भी करती है, और फिर जब वो टेस्ट करके देखता है तो बहुत अच्छे से काम कर रहा होता है। जो इसके बाद मॉडल वर्ल्ड का एक गाना बजाने लगता है जो कि भाई साहब चाइना में कुछ सिखाया जाता होगा, और बजाते बजाते अपने मन में सोचता है वाह क्या बात है। इसको बजाते हुए मेरे को मेरे समय की याद आ गई जब मैं अपने यूनिवर्सिटी में गिटार को प्ले किया करता था। जो कि गाने की धुन को सुन करके एक लड़की बोलती है क्या तुम अभी? जो जैसे ही किसी की आवाज़ सुनता है वो अपने ख्यालों से बाहर आता है और पलट के देखता है तो ये और कोई नहीं सोसो होती है। सोसो फिर बोलती है आखिर तुमने ये कैसे किया? जो इसके बाद उनसे माफ़ी मांगता है बिना कहे सामान को छूने के लिए, लेकिन सोसो जो की बातों को इग्नोर मारती है और बोलती है आखिर तुमने वो साउंड कैसे प्ले किया, मेरे को भी बताओ। सोसो अब अपने मन में सोचती है इसने जो अभी किया उसको ऑक्टाहॉर्ड बोलते हैं, जो कि 3 साउंड को आपस में ओवरलैप करने से प्रोड्यूस होता है। जब ओवरलैपिंग साउंड को बनाने की ट्राई की जाती है तो बहुत सारे मल्टीपल म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट की जरूरत पड़ती है। सोसो ये सोचने के बाद जो से बोलती है आखिर तुमने ये कैसे किया, मुझे भी सिखाओ। जो बोलता है ये उतना भी ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है, तुम इसको बजा सकती हो, लास्ट के 2 स्ट्रिंग को उस पिच पे बजाओ जिसको कि मैं बताता हूँ। सोसो बोलती है जब तक कि मैं फ्रिंज को कंट्रोल कर सकती हूँ तो मैं कोई भी पिच को प्रोड्यूस कर सकती हूँ, आखिर तुम्हें कौन सा चाहिए? जो इसके बाद सोसो को कुछ फ्रिंज के नाम बताता है और उसके बीच में प्ले करने को कहता है। अब हम कुछ पैनल्स को स्किप करेंगे क्योंकि भाई इसके बीच में ये बस म्यूज़िक ही सिखा रहा होता है सोसो को। अगर तुम लोगों को पढ़ना है तो भाई तुम लोगों के सामने पैनल है, रोक के तुम लोग पढ़ सकते हो। और भाई जो जब पियानो बजा रहा होता है तब ये लड़की एकदम बीटीएस वाले छक्कों की तरह डांस कर रही होती है, बोल रही होती है आखिर मैंने अभी क्या सुन लिया, ये कितना ब्यूटीफुल सॉन्ग है। नीले पट्टे वाला बुढ़ा इन दोनों को इतना खुश देख करके पीछे से सोचता है आखिर इस जैसा बंदा हमारे फैमिली में अपेयर कैसे हो गया। हमारे फैमिली के कुछ आउटस्टैंडिंग यंग मैन भी इसको इतना देख खुश नहीं कर पाए थे जितना कि सोसो इसके साथ लग रही है। अब हम आते हैं सोसो पे जहाँ पे वो जो से बोलती है सर क्या आपने ये जो साउंड बनाया वो डूमाई के बीच में था? जो बोलता है बिल्कुल, और अगर मैं इसको ऐसा ऐसा करूँगा तो ऐसा ऐसा होगा, लेकिन मैं इसको बजाने में अभी उतना ज़्यादा स्किल्ड नहीं हूँ। सोसो बोलती है चलिए फिर मुझे ट्राई करने दीजिए। और फिर ये बोलने के बाद सोसो जब ये धुन बजाने लगती है तो जो सोचता है मुझे ऐसा फील हो रहा है कि मैंने ये धुन पहले भी कहीं पे सुन रखा है। हाँ बिल्कुल, ये साउंड तो बिल्कुल ही एक बेस साउंड की तरह है जो कि मैरोन्स 5 गर्ल ने बजाया था। ये कितना ज़्यादा टैलेंटेड है ये बजाने में।
सोसो वो साउंड बजाने के बाद जो की तरफ एकदम मुस्कुराते हुए वो देखती है। जो बोलता है मेरा स्किल्स उतना भी ज़्यादा अच्छा नहीं है, तुम मुझे एम्बेरस कर रही हो मेरे अंदर इंटरेस्ट लेकर के। अब पीछे से बुढ़ा आता है, बोलता है जब मैंने इतना ज़्यादा अच्छा खासा साउंड सुन लिया है तो आखिर मैं दूसरे परफॉर्मर का म्यूज़िक सुनूंगा कैसे। अब बुढ़ा सोसो से पूछता है आखिर तुम इसके बारे में क्या सोचती हो सोसो। बुढ़े की बात को सुनने के बाद जो सोचता है आखिर अब मैं क्या कहूँगा, मैंने सारे सारे ब्यूटीफुल सेलिब्रिटीज़ को देख रखा है कोरिया के, मेरी आंखों में ये लड़की उन एवरेज लड़कियों से तो बहुत ऊपर ही है। जो अब बोलता है कि ये बहुत ज़्यादा ही ब्यूटीफुल है जैसा कि मैंने सुना था। अब ये बोलने के बाद बुढ़ा एकदम मुस्कुराते हुए जो की तरफ देख रहा होता है और जो इधर घबरा रहा होता है। इतने सारे कांड को होने के बाद जो सीधा बोल देता है मैं अब यहाँ से जाना चाहूँगा। बुढ़ा बोलता है क्या तुम अब एल्डर कोर्ट की तरफ जा रहे हो। जो बोलता है हाँ बिल्कुल, जैसा कि मास्टर ने कहा कि मेरे को वहीं पर ही उनका इंतजार करना है तो मेरे को ऐसा तो करना ही पड़ेगा। बुढ़ा जो की बात पे हंसते हुए बोलता है ये ऐसा इसलिए है क्योंकि तुमने उनको एकदम हड़कंप में ला दिया है, तुम्हें एटलीस्ट एक मैच तो हार ही जाना चाहिए था उनसे। जो बोलता है हाँ मुझे पता है। अब इसके बाद हमें सीन शिफ्ट होकर के रात का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे ह्यूक सो रखा होता है और जो जगा हुआ होता है। जो टेबल पे बैठे बैठे स्वॉर्ड गॉड को आवाज़ लगाता है। स्वॉर्ड गॉड बोलता है अब क्या हो गया। जो बोलता है आखिर आपने मेरी बॉडी के साथ क्या किया है। नैनगोम के जितने भी एल्डर्स थे वो मुझे देख करके एकदम ही सरप्राइज्ड हो रखे थे। स्वॉर्ड गॉड बोलते हैं वो मेरी एक्सक्लूसिव कल्टीवेशन मेथड था, द हेवनली स्वॉर्ड कल्टीवेशन टेक्निक, जो कि मैंने तुम्हारे बॉडी के ऊपर इनग्रांट कर दिया है। जो बोलता है क्या वो सच में ग्रेट है। स्वॉर्ड गॉड बोलते हैं आखिर तुम किस तरह के आंसर मेरे से एक्सपेक्ट कर रहे हो। जो बोलता है सिंस मेरे बॉडी के साथ कुछ हुआ है तो मुझे यह हक है ये जानने का कि आखिर मेरे बॉडी के साथ हुआ क्या है। मैं इसके लिए इतना ज़्यादा वरीड इसलिए हूँ क्योंकि ये इतने ज़्यादा रैपिड स्पीड से स्पिन किए जा रहा है। स्वॉर्ड गॉड बोलते हैं जबकि तुम्हारा मेरिडियंस ओपन हो चुका है तो ये नेचुरल है कि तुम एक्सेलरेशन को फील करोगे अपने इंटरनल एनर्जी में। तुम्हें किसी भी चीज़ के बारे में चिंता लेने की ज़रूरत नहीं है, 3 सालों में तुम एक कंप्लीट एनर्जी कोर को फॉर्म कर लोगे। जो बोलता है क्या ये जो एनर्जी कल्टीवेशन की टेक्निक है वो ज़्यादा पावरफुल है द ग्रेट हेवनली ओरिजिन डिवाइन आर्ट से जो कि नैनगोम पैट्रियाज सीख रहा है। स्वॉर्ड गॉड जो कि इस बात पे गुस्सा होकर के बोलता है आखिर तुम मेरे बारे में क्या सोचते हो, आखिर मैं कौन हूँ। अगर यहाँ पे कोई भी ऐसा डिवाइन आर्ट है जो कि मेरे द ग्रेट हेवनली स्वॉर्ड कल्टीवेशन टेक्निक से कंपेयर किया जा सकता है तो वो सिर्फ और सिर्फ वानेंग्स महाब्रह्मा डिवाइन आर्ट हो सकता है या फिर सांगफेंग टाइजी डिवाइन आर्ट और या तो मार्शल गॉड अल्टीमेट ओरिजिन आर्ट। बस इतने ही डिवाइन आर्ट है जो कि मेरे टेक्निक से कंपेयर किया जा सकता है। जो बोलता है फेम के हिसाब से देखा जाए तो माउंट हुआ सेक्ट का वॉयलेट डाउन डिवाइन आर्ट और हेवनली D1 फोर्ट्रेस का हेवनली D1 डिवाइन आर्ट पावरफुल तो लगता है। स्वॉर्ड गॉड बोलते हैं डिमोनिक फैक्शन का इतने छोटे से मार्शल आर्ट को मेरे सामने दोबारा से कभी डिस्कस मत करना और मैंने कभी भी वॉयलेट डाउन डिवाइन आर्ट के बारे में नहीं सुना है और ना ही इसके बारे में कोई भी चीज़ एक्सपीरियंस किया है पहले। जो बोलता है क्या माउंट हुआ सेक्ट आपके एरा में एग्जिस्ट नहीं करा करते थे क्या। स्वॉर्ड गॉड बोलते हैं वो एग्जिस्ट तो करते थे लेकिन उनके पास वॉयलेट डाउन डिवाइन आर्ट नहीं हुआ करता था तब के टाइम पे। ये ऐसा हो सकता है कि उनके डिसेंडेंट ये मार्शल आर्ट को बनाए हो। जो बोलता है अच्छा ऐसी बात है क्या, तो फिर मैंने वो कल्टीवेशन टेक्निक को लर्न किया है जो कि बहुत ज़्यादा ही पावरफुल है उन टॉप 5 मुरीन डिवाइन आर्ट से भी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया स्वॉर्ड गॉड मुझे ये टेक्निक को सिखाने के लिए। स्वॉर्ड गॉड बोलते हैं तुम्हारे इंटरनल एनर्जी को फोर्स किया गया है तुम्हारे अंदर चैनल करने के लिए, तुम जल्दी ही एक्सपीरियंस करोगे इसके साइड इफ़ेक्ट को, तो फिर इसीलिए मेरे लिए थैंकफुल होना तुम बंद कर दो। जो हैरान होते हुए बोलता है क्या यहाँ पे कोई साइड इफ़ेक्ट भी है क्या। स्वॉर्ड गॉड बोलते हैं ये ऑब्वियस सी बात नहीं है क्या, तुम्हें पता भी है तुमने कितने ज़्यादा लेवल्स को स्किप किया है, तुम्हारे पास अभी के टाइम पे कोई भी एक्सपीरियंस तक नहीं है। अगर डिवाइन आर्ट कोई ऐसी सिंपल सी चीज़ होती तो यहाँ पे जियांगू में हर किसी के पास कोई अल्टीमेट इंटरनल आर्ट होता और मैंने जो तुम्हारे साथ किया तुम्हारे इंटरनल एनर्जी के ओवरवेलमिंग पावर को यूज़ किया और तुम्हारे मेरिडियंस को ओपन किया और फिर तुम्हारे मेरिडियंस के ओपन होने के बाद मैंने फोर्सफुली एक पाथ को ओपन किया मेरे द ग्रेट
सीक्रेट हेवनली स्वॉर्ड टेक्निक के कल्टीवेशन के लिए। अगर तुम कोई भी मार्शल आर्टिस्ट से मिलोगे जो कि तुम्हारे सेम लेवल पे होगा तो फिर तुम हर एक सिंगल फाइट उससे हारोगे, यही इसका साइड इफेक्ट है। और अगर तुम्हें ये प्रॉब्लम को सॉल्व करना है तो तुम्हें जरूर से ही स्वॉर्ड टॉम में जाना होगा। बिना स्वॉर्ड टॉम के एक्सपीरियंस किए तुम एक छोटे से बच्चे की तरह हो जिसके पास की एक एडल्ट की स्ट्रेंथ है, जो बोलता है जैसे ही मेरा काम हाई फाई में खत्म हो जाएगा तो मैं वैसे ही स्वॉर्ड टॉम के लिए तभी निकल जाऊंगा। स्वॉर्डवर्ड बोलते हैं तुम्हारे लिए ये अच्छा होगा कि तुम जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी स्वॉर्ड टॉम में जाओ। इसके बाद हमें जो से सीन शिफ्ट होकर के उस बुढ़े का सीन दिखाया जाता है जो कि अपने बेटे के साथ बैठा होता है और उसको पकाए जा रहा होता है। उसका बेटा बोलता है फादर अब बस बहुत हो गया, अब मेरे को जाने भी दीजिए। बुढ़ा बोलता है अपने नेक्स्ट मूव का यूज करो। अपने पास कोई भी चॉइस ना देख करके उसका बेटा फाइनली मान जाता है और बोलता है मैं 7 स्टार स्टेप का यूज करूंगा और आपके पीछे चला जाऊंगा और फिर ड्रैगन सर्ज से आपके अपर बॉडी के ऊपर अटैक करूंगा। बुढ़ा बोलता है तू गधे इंसान, ये सोचना कि तू इन सभी कॉम्बिनेशन का यूज़ करेगा इसीलिए तू इतने समय से अपने लेवल पे अटका हुआ है। अपने बाप की बात सुन सुन के ये बंदा भाई पूरी तरीके से एकदम चिढ़े जा रहा होता है। अब बुढ़ा अपना अटैक बोलता है, वो बोलता है कि मैं 7 स्टार स्टेप का यूज़ करूँगा और तुम्हारे अटैक से बचूंगा और फिर हेवन असेंडिंग स्ट्राइक का यूज़ करूँगा और तुम्हारी लोअर बॉडी को काट के रख दूंगा। अब बताओ ये कैसा था। वो बचवा एकदम हार मान लेता है और बुढ़ा एकदम खिलखिलाए जा रहा होता है अपनी जीत पे। अब बुढ़ा हंसते हुए बोलता है हाँ बिल्कुल ये ऐसा ही होना चाहिए था, ये एकदम ही नेचुरल है कि मैं ही जीतूंगा। बुढ़े का बेटा अब एकदम ही चिढ़ गया होता है, वो अपनी जगह से खड़ा होता है, बोलता है अब मैं ये और नहीं झेल सकता, अब मैं जा रहा हूँ यहाँ से। ये अब 2 दिन होने को जा रहा है जब मैंने अपने बच्चे की शक्ल को देखा था। बुढ़ा बोलता है उस ब्रैट ने हेवनली असेंशन स्ट्राइक को हमारे फैमिली के सेलेस्टियल लूनर स्ट्राइक की तरह यूज किया। उसने बहुत सारे वेरिएशन के साथ अनप्रिडिक्टेबल और इर्रेगुलर मूव्स का यूज किया। बिल्कुल सही, उसने अपने बॉडी के वेट का यूज किया अपने स्ट्राइक को यूज करने के लिए। उसका बेटा एकदम हैरान हो जाता है 3 एलिमेंट स्वॉर्ड टेक्निक का नाम सुन के। फिर ये चिल्लाते हुए बोलता है बताइए मुझे आखिर ये कौन पर्सन है जिसकी वजह से आप इतना ज्यादा ऑब्सेस्ड हो गए हैं ये 3 एलिमेंट स्वॉर्ड टेक्निक के साथ। बुढ़ा बोलता है वो एक डिसाइपल है जिसको कि मैंने रिसेंटली एक्सेप्ट किया है। इसका बेटा बोलता है क्या एक डिसाइपल। बुढ़ा बताता है उससे लगातार 13 बार मैं हार चुका हूँ और एक भी बार मैं उससे नहीं जीता। अपने बाप की बात सुन के तो ये हैरान ही हो जाता है, बोलता है आखिर आपने क्या कहा, क्या आपने किसी ऐसे को अपना डिसाइपल एक्सेप्ट कर लिया है जो कि स्ट्रॉन्ग है कोई 7 मार्शल थ्रोन के जैसा। बुढ़ा बोलता है 7 मार्शल थ्रोन मेरा कद्दू, अगर मैं उनसे हारता तो मैं इस जैसा फेस बना करके रहता क्या। वो एक जवान लड़का है जो कि अभी तक 20 साल का भी नहीं हुआ है। इसका बेटा तो इसकी बातों पे भरोसा ही नहीं करता। ये बोलता है कम ऑन अब आप झूठ बोलना तो बंद कीजिए। बुढ़ा बोलता है मैं अपने स्वॉर्ड की कसम खा के कहता हूँ कि मैं सच बोल रहा हूँ। इसका बेटा पूछता है वो अभी के टाइम पे कहाँ पे है। बुढ़ा बोलता है वो अभी एल्डर कोर्ट में होगा। अब इसके बाद हमें सीन दिखाया जाता है कि ये बात पूरी तरीके से फैल चुकी है कि हेवनली स्वॉर्ड सेंट एक छोटे से बच्चे से हार चुका है जो कि मुश्किल से अभी 20 साल का भी नहीं होगा। और भाई ये बातें सुन के लोग एकदम तिरछी निगाहों से जो की तरफ घूरे जा रहे होते हैं। जो उनको आग बबूला होता देख करके बोलता है क्या मैंने कुछ गलत किया है यहाँ पे। अब हमें दिखाया जाता है कि वो बुढ़ा भी वहाँ पे चलते हुए आ जाता है जिसको सभी ग्रीटिंग कर रहे होते हैं स्वॉर्ड सेंट के करके। तो अब से मैं इसको स्वॉर्ड सेंट ही बोलूंगा। स्वॉर्ड सेंट जो से बोलता है क्या तुमने अपनी प्रिपरेशन कर ली। जो बोलता है आखिर मेरे लिए यहाँ पे प्रिपेयर करने को था क्या, मैंने बस आपके लिए वेट किया है कि आप अपना प्रिपरेशन कब खत्म करेंगे। स्वॉर्ड सेंट बोलता है ऑल राइट चलो फिर क्या ये ठीक होगा कि मैं अपने फर्स्ट मूव का यूज़ करूं। जो बोलता है स्वॉर्ड सेंट को फर्स्ट मूव करता देख करके ऑडियंस एकदम हैरान हो रखी होती है कि एक छोटे बच्चे के सामने स्वॉर्ड सेंट फर्स्ट मूव कर रहा है। जो बोलता है इससे पहले कि हम स्टार्ट करें यहाँ पे कुछ है जो कि मैं चाहता हूँ। स्वॉर्ड सेंट बोलते हैं क्या तुम्हारा मतलब है कि तुम एक बेट लगाना चाहते हो। जो बोलता है अगर आप इसको इस तरीके से कहना चाहते हैं तो आई गेस इसको ऐसा ही कहते हैं। स्वॉर्ड सेंट बोलता है चलो
फिर ठीक है, आखिर तुम्हें क्या चाहिए? जो ये सुनते ही अपने पास से अपना लाल किताब निकालता है और उसको खोलता है तो उसमें एक मैप बना होता है। वो मैप को देख करके स्वॉर्ड सेंट बोलता है, क्या ये मैप हाई फाई का है? लेकिन मैप में जो वो डॉट्स हैं, उन डॉट्स का मतलब क्या है? जो बताता है, मैप पे आप जहाँ पर भी रेड डॉट देख पा रहे हैं वहाँ पे मैं एक इन ओपन करना चाहता हूँ। स्वॉर्ड सेंट इनकी बात सुन के एकदम कंफ्यूज हो जाता है और कंफ्यूजन में बोलता है, अच्छा तो तुम एक मर्चेंट हो, अगर मैं हार गया तो इनर कोर्ट मास्टर को कह करके तुम्हें हेवनली स्वॉर्ड प्लेट दिलवा दूंगा, लेकिन अगर मैं जीत गया तो तुम अपने फैमिली नेम को चेंज करोगे और हमारे फैमिली के डायरेक्ट डिसेंडेंट में शामिल हो जाओगे। जो बोलता है, ऑफ कोर्स ये हमारा डील रहा। स्वॉर्ड सेंट की बात पे स्वॉर्ड गॉड गुस्सा करते हुए बोलता है, ये एरोगेंट बास्टर्ड, आखिर इसकी हिम्मत कैसे हुई तुम्हारे फैमिली नेम को चेंज करने की? अब मैं तुम्हें दिखाऊंगा एक असली स्काई होता क्या है, जो कि तुम्हारे स्काई से कई गुना ज़्यादा ऊपर है, जो कि तुम देखते हो। और ऑफ कोर्स भाई, ये सारी बातें सिर्फ और सिर्फ जो ही सुन सकता है और कोई नहीं सुन सकता। इसके बाद इन लोगों का डिबेट शुरू हो जाता है, जहाँ पे बुढ़ा बोलता है, इसके बाद मैं 7 स्टार स्टेप का यूज़ करूँगा और तुम्हारे पीछे की तरफ चला जाऊँगा। ऑडियंस इनकी बातों को देख करके बोलते हैं कि ये ऐसा दिख रहा है कि ये कोई गाइडेंस ड्यूअल है। अब हम आते हैं जो पे, जहाँ पे जो अपना मूव चलता है वो बोलता है, मैं अपने 80% एनर्जी का यूज़ करूँगा और आपके पीछे जा करके अपने माउंटेन स्प्लिट स्लैश का यूज़ करके आपके लाइफ गेट एक्यू पॉइंट के ऊपर अटैक करूँगा और आप जो अटैक करेंगे उससे बचूंगा और हेवन स्प्लिटिंग स्लैश का यूज करके आपके हाथों के ऊपर अटैक करूंगा। स्वॉर्ड सेंट इसके बाद अपने कुछ अटैक का नाम बोलता है। ये सुन के जो बोलता है, अगर ऐसी बात है तो मैं सेकेंड हेवनली पाथ का यूज करूंगा और आपके रेयर ब्रेन एक्यू पॉइंट और एनर्जी वेसल एक्यू पॉइंट को ब्लॉक कर दूंगा। डुएल करते करते स्वॉर्ड सेंट सोचता है, इसने मेरे सारे के सारे मूवमेंट को ब्लॉक कर लिया है। अब जो बोलता है, ये ऑलमोस्ट 7 मिनट होने जा रहा है कि आपको हाइपोथेटिकल डुएल्स के रूल्स तो पता ही होगा ना। स्वॉर्ड सेंट बोलता है, मैं अपने स्पीड को एक्सेलरेट करूंगा और तुम्हारे अपोजिट डायरेक्शन में जा करके उसी स्पीड का यूज करते हुए तुम्हारे अटैक से बचूंगा। जो बोलता है, अपने 80% एनर्जी का यूज करके आपको कैचअप करने के बाद मैं अपने सारी एनर्जी का यूज करूंगा और कंसेक्यूटिव फुटस्टेप को परफॉर्म करूंगा और फिर मैं आपके रेयर साइड पे जाऊंगा और सोरिंग ईगल सर्ज का यूज करके सारी चीजें खत्म कर दूंगा। स्वॉर्ड सेंट सोचता है, ये जो हमारे एबिलिटीज का गैप है वो बहुत ज्यादा ही बड़ा है। स्वॉर्ड सेंट फाइनली इसके बाद अपना हार मान लेता है और बोलता है, तुम जीत गए बच्चे, लेकिन क्या हम इन सभी चीज़ों को ख़त्म करने से पहले कुछ और मैचेस कर सकते हैं? जो बोलता है, ऑफ कोर्स। ऑडियंस भाई ये देख करके बोलती है, ऐसा लगता है स्वॉर्ड सेंट को कोई एक बच्चा सिखा रहा है कि आखिर लड़ना किस तरीके से है। अब भाई इनके बीच में बकचोदियाँ होती है, जो कि मैं अब बिल्कुल नहीं एक्सप्लेन करने वाला हूँ। तुम लोग मांगा पैनल्स को देखो और समझो। स्वॉर्ड सेंट जो के साथ कुछ समय ड्यूएल करने के बाद सोचता है, ये मेरे लिए एक ग्रेट माउंटेन की तरह है, एक ऐसा ग्रेट माउंटेन जिसके सामने की मेरा स्वॉर्ड आर्ट बिल्कुल ही यूजलेस है। ये सोचते ही स्वॉर्ड सेंट को कुछ क्लिक होता है और उसको एनलाइटमेंट मिलता है। स्वॉर्ड सेंट को एनलाइटेड होता देख करके इसका बेटा उसकी गार्ड करने लग जाता है और चिल्लाते हुए बोलता है, कोई भी इनको डिस्टर्ब ना करने पाए। अब हमें कुछ समय बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे स्वॉर्ड सेंट को उसका एनलाइटमेंट मिल चुका होता है। फिर जब ये अपनी मेडिटेशन से उठता है तो उसका बेटा इसके पास आता है और बोलता है, क्या आपको एक बहुत बड़ा एनलाइटमेंट मिला? स्वॉर्ड सेंट बोलता है, बाउंडलेस हेवनली स्वॉर्ड टेक्निक के मैं थर्ड मूव के लेटर हाफ में पहुंच चुका हूं इस एनलाइटमेंट के साथ। और ये सुनते ही वहाँ की पब्लिक स्वॉर्ड सेंट को कंग्रेचुलेशन करने लगती है। अब हमें दिखाया जाता है जो को, जो कि अपने मन में सोचता है, इनको हाइपोथेटिकल डुएल के बीच में ही एनलाइटमेंट की प्राप्ति हो गई। स्वॉर्ड सेंट इसके बाद बोलता है, मैं अब से तुम्हें अपना मास्टर बुलाऊंगा। जो बोलता है, आप हेवनली स्वॉर्ड प्लेट के बारे में तो नहीं भूले हैं ना? स्वॉर्ड सेंट बोलता है, नैनगोम फैमिली के नाम के साथ तुम कुछ भी कर सकते हो। अब से मैं इनर कोर्ट के मास्टर को अभी जा करके बता देता हूँ इन सभी मैटर के बारे में। जो स्वॉर्ड सेंट का इस पे शुक्रिया करता है। स्वॉर्ड सेंट इसके बाद बोलता है, मैं ये समझ नहीं पा रहा हूँ, मैंने अपनी पूरी जिंदगी में तुम जैसा एक मार्शल आर्ट जीनियस कभी भी नहीं देखा है। क्या तुम सच में सिर्फ और सिर्फ एक मर्चेंट बने रहना चाहते हो?
जो इस पे बोलता है, आप ऐसा तो मत कहिए, कोई भी मार्शल आर्ट को तब तक नहीं सीख सकता जब तक कि उसके टेबल पे खाना ना हो। चलिए फिर मैं अभी इनर कोर्ट के लिए जाता हूँ। स्वॉर्ड सेंट बोलते हैं, क्या तुम अभी से ही जाने के लिए तैयार हो? जो बोलता है, मुझे यहाँ पे और भी चीजें हैं जो कि करनी है, लेकिन क्या आप मेरे ब्रदर ह्यूग को अपने फैमिली का एक वॉरियर की तरह एक्सेप्ट करेंगे? मुझे अभी इसके पोटेंशियल के बारे में तो नहीं पता है, लेकिन ये बहुत ज़्यादा ही पैशनेट है स्वॉर्ड और इस जियांगो के लिए। स्वॉर्ड सेंट ये सुनने के बाद अजूरे ड्रैगन स्क्वाड कैप्टन को बुलाता है। कैप्टन आगे आता है और स्वॉर्ड सेंट से बोलता है, बताइए आपके क्या इंस्ट्रक्शन है मेरे लिए? स्वॉर्ड सेंट बोलते हैं, इसको अपने अजूरे ड्रैगन स्क्वाड में शामिल कर लो और इसको अपना पर्सनल गाइडेंस देना। कैप्टन बोलता है, यस सर, जैसे आपके ऑर्डर्स। ह्यूग ये जैसे ही सुनता है उसके आंखों में तो आंसू ही आ जाता है। जो फिर उससे बोलता है, क्या अब तुम्हारी विश पूरी हो गई? ऐसा हो सकता है कुछ सालों के लिए हम एक दूसरे का चेहरा भी ना देखे, तुम इसको मेरे बिना भी अच्छे से कर ही सकते हो। ह्यूग इस पे एक्साइटेड होते हुए बोलता है, हाँ बिल्कुल। जो बोलता है, और हाँ, हमारे स्मिथी को ओकेजनली विजिट करना बिल्कुल मत भूलना और इसकी खबर लेते रहना कि आखिर हमारे पेरेंट्स क्या कर रहे हैं। ह्यूग बोलता है, हाँ मैं ये सब कुछ तो कर लूँगा, लेकिन आखिर तुम कहाँ जा रहे हो? जो पीछे मुड़ते हुए बोलता है, मैं तुम्हें बाद में ये सारी बातें बता दूंगा, और वहाँ से चला जाता है। अब हमें दिखाया जाता है जो जैसे ही उस कमरे से बाहर निकलता है, बहुत सारे लोग आते हैं और बोलते हैं, सर प्लीज़ हमारे साथ भी हाइपोथेटिकल ड्यूल कीजिए, हम आपसे भी कुछ सीखना चाहते हैं। लेकिन जो भाई उनको भाव तक नहीं देता और सीधा चलते चला जाता है, और इधर ये लोग चिल्लाते रह जाते हैं। इसके बाद हमें जो कि कोर्टयार्ड का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे मैनेजर जो के बारे में सोच रहा होता है कि वो कितने ज़्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है पूरे स्टार्ट से ही। मैनेजर इसके बाद कुछ पुरानी बातों को याद करता है, जहाँ पर कि जो ने उसको बोला था कि मैं इस बात के लिए श्योर हूँ, मैं आपका दिल सिर्फ और सिर्फ पैसों से ही मूव नहीं कर सकता, लेकिन प्लीज़ आप मुझे एक और बार अपना दिल दे करके देखिए, मैं उसको कभी भी टूटने नहीं दूंगा, एक स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन बनाऊंगा। जो कि ये बोलने के बाद मैनेजर पूछता है, आखिर आप किसके बारे में बात कर रहे हैं? जो बोलता है, जो फैमिली की स्मिथी के बारे में। अब हम प्रेजेंट में आते हैं, जहां पर जो मैनेजर से मिलने आया होता है और मैनेजर का हाल चाल पूछते हुए बोलता है, आप कैसे हो मैनेजर? जो फिर वो टोकन दिखाता है और वो टोकन को देख करके मैनेजर बोलता है, ओह माय गुडनेस, हेवनली स्वॉर्ड प्लेट। मैनेजर बोलता है, हमें जल्दी से जल्दी इंगेट स्मिथी को सेट कर लेना चाहिए। जो बोलता है, उतना ही काफ़ी नहीं है। मैनेजर बोलता है, ओह हाँ, वेपन ट्रेडिंग प्लेट, हम फाइनली वेपन से भी डील कर सकते हैं। जो बोलता है, मैं पहले से ही मैजिस्ट्रेट बांग से मिल चुका हूँ, प्लीज़ आप ये टोकन को रख दीजिए कहीं पर। 1 महीने के अंदर अंदर यहाँ पे 4 कार्ड्स के बैचेस आएंगे, जो कि पूरी तरीके से आयरन ओर्स से भरे हुए होंगे। मैजिस्ट्रेट बांग हमें पर्सनली वो कार्ड डिलीवर करने के लिए आएंगे। मैनेजर इस पे बोलता है, हमारे ट्रैवल मनी इतना ज़्यादा इनफ नहीं होगा कि जो कि हम उन आयरन ओर्स को बाय कर सके। जो बोलता है, मैजिस्ट्रेट बांग ने मुझसे कहा है, अगर हम पैसे धीरे धीरे भी लौटाएं तो भी चलेगा। हमारी स्मिथी यहाँ की सबसे ज़्यादा बेस्ट स्मिथी बनेगी, मैं आन्हू को किंगडम ऑफ आयरन के रूप में चेंज कर दूंगा। मैनेजर बोलता है, आप ज़रूर से ही ऐसा करके दिखाएंगे। जो बोलता है, आखिर तुम किसके बारे में बात कर रहे हो? ये तो बस स्टार्ट है, ये जो इंगट्स की इस्टेब्लिशमेंट है वो मेरे फादर के ऊपर छोड़ दो, वो इस काम के लिए सबसे ज़्यादा अच्छे हैं। तुम ध्यान दो वेपन्स के मैन्युफैक्चरिंग के ऊपर और एक पवेलियन को सेट करो जिसका कि नाम होगा वेपन माउंटेन पवेलियन, और इसमें जो ये मैन पावर एलोकेशन का काम है वो मैं तुम पे छोड़ता हूँ। मैनेजर बोलता है, हमारे स्मिथी के प्रोडक्शन रेट के साथ हम हंड्रेड्स ऑफ स्वॉर्ड बना लेंगे 1 महीने में, लेकिन क्या यहाँ पे ऐसी कोई जगह है जो कि ये स्वॉर्ड को खरीदेंगे? जो बोलता है, ये एक हैंड रिटन लेटर है मैजिस्ट्रेट बांग के द्वारा द ग्रेट जनरल डिवीज़न के लिए। मैं ये सोच रहा हूँ कि मैं कुछ वेपन को मिलिट्री को दे दूँ यूज़ करने के लिए एकदम ही फ्री में। मैनेजर ये सुन के तो एकदम ही हैरान हो जाता है कि जो मिलिट्री को वेपन एकदम फ्री में दे रहा है। जो बोलता है, ग्रेट जनरल साइहुआ में होंग का हर्ट सिर्फ और सिर्फ वेपन के प्रोटोटाइप देखने से ही नहीं हिलने वाला है, हमें एक ऐसे वेपन को बनाना होगा जो कि यहाँ के सारे स्मिथी मास्टर को इम्प्रेस करके रख दे, और हम जब तक ऐसा ना कर ले तो तुम तब तक उनको एक
भी वेपन मत भेजना और हमें एक इंडिपेंडेंट मर्चेंट एसोसिएशन की ज़रूरत पड़ेगी जो कि सिर्फ और सिर्फ हमारे ही स्मिथी के प्रोडक्ट्स को खरीदे। मैनेजर इस पे बोलता है, क्या हमारे पास पहले से ही फायर ड्रैगन मर्चेंट एसोसिएशन नहीं है क्या इसके लिए? जो बोलता है, मैंने बोला एक इंडिपेंडेंट मर्चेंट एसोसिएशन। मैनेजर बोलता है, व्हाट? जो बोलता है, मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ हमारे खुद के एक मर्चेंट एसोसिएशन के बारे में। मैनेजर जो की बात सुनने के बाद एकदम शॉक हो जाता है और बोलता है, क्या आप सच में बात कर रहे हैं एक मर्चेंट एसोसिएशन को बनाने की? जो बोलता है, ऑफ कोर्स, यहाँ पे कोई रीज़न ही नहीं है हेजिटेट करने का जब हमारे पास हेवनली स्वॉर्ड प्लेट है तो। मैनेजर फिर भी हेजिटेट करते हुए बोलता है, लेकिन सर फिर भी। जो बोलता है, अब तक फायर ड्रैगन मर्चेंट ग्रुप ने हमारे प्रोडक्ट को पूरी तरीके से मोनोपोलाइज्ड कर रखा था। तुम्हें क्या लगता है आखिर वो लोग हमारे प्रोडक्ट को सेल करके कितना प्रॉफिट बना लेते होंगे? मैनेजर बोलता है, मैं इसके लिए श्योर नहीं हूँ, लेकिन उनका प्रॉफिट भी बिल्कुल हमारे जितना ही सिमिलर होगा। जो बोलता है, उनका प्रॉफिट हमसे 2 गुना ज़्यादा है। मैनेजर ये सुनने के बाद हैरान हो जाता है कि उनका प्रॉफिट 2 गुना है। जो फिर आगे बताता है, फायर ड्रैगन मर्चेंट एसोसिएशन पूरे 1000 गोल्ड टेल्स का प्रॉफिट कर चुकी है बस 60 टेल के इन्वेस्टमेंट के साथ इन 8 महीनों में। उनका जो प्रॉफिट है इतना ज़्यादा है जबकि उन्होंने कितना कम इन्वेस्ट किया था। मैनेजर बोलता है, लेकिन आप स्वर्ण बदर हैं सर जियांगी के, और जियांगी भाई वो मर्चेंट का नाम है। जो इस पे बोलता है, मुझे लगता है मैंने उसके लिए बहुत ज़्यादा कर दिया जितना मेरे को करना चाहिए था। मैंने अपने पार्ट को पूरी तरीके से कंप्लीट किया है। 2 मर्चेंट के बीच में जो डील होती है वो इक्विवेलेंट ट्रेड पे होती है। यहाँ पे ऐसा कोई तरीका नहीं है जहाँ किसी एक साइड को बार बार लॉस हो जा रहा है और फिर भी वो बार बार ट्रेड करता जाएगा लंबे समय तक। और इन सभी बातों को छोड़ भी दिया जाए तो जियांगी ऐसा पर्सन है जो कि इन सभी बातों के बारे में बहुत अच्छे से जानता है हमसे भी। मैंने उसको हमेशा से ही इस फैक्ट के लिए वार्न किया है, लेकिन वो कभी भी कोई भी ऐसा प्रपोजल नहीं लेकर के आया जो कि हमारे लिए अट्रैक्टिव हो। इसी वजह से हमारी डीलिंग अभी से यहीं पर ही एंड होती है। मेरे पास सिर्फ एक ही रीज़न था उससे डील बनाने का, जबकि हम डिसएडवांटेज पे थे क्योंकि हमें अपने काम को कंटिन्यू रखने के लिए इंगट्स की ज़रूरत थी और वो इंगट्स उसी से प्राप्त होते थे हमें। लेकिन अब जब हमारे पास चॉइस आ चुकी है आयरन ओर को ख़रीदने की, तो अब यहाँ पे हमारे को कोई ज़रूरत नहीं है और भी ज़्यादा लॉसेस को झेलने की। और मैं चाहूँगा कि आप मर्चेंट एसोसिएशन के ओनर का पोजीशन को होल्ड करें। मैनेजर मर्चेंट एसोसिएशन के ओनर का बात सुन के एकदम हैरान हो जाता है। जो फिर आगे बोलता है, अगर आप मोनोपोली करेंगे हमारे स्मिथी के प्रोडक्ट को लेकर के और मर्चेंट एसोसिएशन को चलाएंगे और डिस्ट्रीब्यूट करेंगे हमारे प्रोडक्ट को, तो फिर क्या सोचते हैं आप हम 1 महीने में आखिर कितना प्रॉफिट बना सकते हैं? मैनेजर ये सुनने के बाद थोड़ा सोचता है और बोलता है, 1000 गोल्डन टेल्स। जो पूछता है, आखिर आपने ऐसा क्यों कहा? मैनेजर बताता है, मैंने अभी हमारे करंट में होने वाले प्रॉफिट को 5 से मल्टीप्लाई कर दिया क्योंकि हम अब से आयरन ओर्स का इस्तेमाल करने वाले हैं इंगट्स के बजाय। और हम जब मर्चेंट एसोसिएशन को खुद से ही चलाएंगे तो हमें और भी ज़्यादा प्रॉफिट होगा जो कि 300 टेल्स होता है। और जब हमारे प्रोडक्ट का डेवलपमेंट कंप्लीट हो जाएगा जो कि मशीन मैन्युफैक्चरिंग पवेलियन बना रही है, तो हमारा एस्टिमेटेड प्रॉफिट 700 टेल्स तक चला जाएगा। जो बोलता है, आपने वेपन मैन्युफैक्चरिंग पवेलियन को तो मिस ही कर दिया। मैनेजर बताता है, मैंने इसको हटा इसीलिए दिया क्योंकि आपने अभी ऑर्डर दिया कि हमें वेपन की क्वालिटी के ऊपर ध्यान देना है। अगर आप चाहते हैं आपके वेपन को एक्नॉलेज किया जाए स्मिथी के मास्टर्स के द्वारा जो कि अपने काम के ऊपर प्राउड करते हैं, तो फिर इसके डेवलपमेंट के लिए कम से कम आधा साल तो लग ही जाएगा। और जो हमें इससे प्रॉफिट होने वाला है मैं इसके सेल्स के ऊपर छोड़ दे रहा हूँ। जो बोलता है, क्या हो अगर हमारे वेपन का डेवलपमेंट कंप्लीट हो जाए और हमारा डील जो कि ग्रेट जनरल डिवीज़न से होने वाला है वो भी कंप्लीट हो जाए। मैनेजर इस पर थोड़ी देर सोचता है और फिर बताता है, हमें 5000 टेल्स का तो एस्टिमेटेड प्रॉफिट होगा ही। जो बोलता है, इतना मेरे सिमिलर है जो कि मैंने एस्टिमेट किया था गुड्स से। जो को 5000 गोल्डन टेल्स का नाम सुन के भी सरप्राइज होता ना देख करके मैनेजर अपने मन में सोचता है, ये इतने ज़्यादा सरप्राइज नहीं लग रहे हैं जबकि मैंने 5000 गोल्डन टेल्स की बात की और वो भी 1 साल में ही। जो इसके बाद अपने पास से एक पर्चा निकालता है और बोलता है,
अब मैं कोई एक नया बिजनेस शुरू कर सकता हूँ। मैनेजर न्यू बिजनेस का नाम सुनकर तो एकदम हैरान ही हो जाता है। अब हमें दिखाया जाता है वो पर्चा और कुछ नहीं, हुआ हाई का मैप होता है। वो सॉरी भाई, वो हुआ हाई नहीं, हाई फी है। जो फिर बोलता है जो मैंने स्मॉल हॉर्स कैरेज मशीन मैन्युफैक्चरिंग पवेलियन को बनाने को बोला था, नहीं, अगर मैं उसको ह्यूमन कैरेज बोलूं तो उसके लिए ज़्यादा अच्छा होगा। क्या तुम्हें याद है जो कि मैंने तुम्हें कहा था? मैनेजर बोलता है अच्छा, आप उस चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं जिसको कि बाइसाइकिल कहा जाता है। जो बोलता है हाँ बिल्कुल, जब मशीन मैन्युफैक्चरिंग पवेलियन ये बाइसाइकिल का डेवलपमेंट कंप्लीट कर लेगी तो इसके 500 पीसेस हमारे इन्वेंट्री में रखवा देना। मैनेजर बोलता है 500 पीसेस, आखिर हम उतने ज़्यादा को स्टॉक करके करेंगे क्या? और उतने ज़्यादा को स्टॉक कर लेंगे तो आखिर हम बेचना कब शुरू करेंगे? जो इस पे मुस्कुराते हुए बोलता है जब तक कि हम रेडी ना हो जाए तब तक हम बाइसाइकिल को बिल्कुल भी सेल नहीं करने वाले हैं। मैनेजर ये सुन के एकदम हैरान हो जाता है कि जो बिल्कुल भी सेल नहीं करने वाला है बाइसाइकिल को। जो आगे बोलता है क्या तुमने कभी इसके बारे में सोचा है कि ये कितना अच्छा होगा ना अगर एक इनका फूड हमारे घर तक डिलीवर हो तो? मैनेजर बोलता है डिलीवरी, आखिर वो क्या चीज़ होती है? जो बोलता है इसका मतलब ये है कि कोई तुम्हारा फूड तुम्हारे लिए तुम्हारे घर तक लेकर के आएगा। मैनेजर ये सुन के हैरान होते हुए बोलता है आप मुझसे ये मत कहिए, आप जो इन बिजनेस शुरू करने वाले हैं वो ये डिलीवरी वाले बिजनेस से जुड़ा हुआ है। जो बोलता है बिल्कुल सही, मैं ये सोच रहा हूँ कि मैं एक इन डिलीवरी सर्विस शुरू करूँ जो कि हमारे फूड को हाई फी के जितने भी जगह है जो कि हमारे एलआई में आते हैं उन सभी को फूड डिलीवर करें। और ज़रा ये मैप की तरफ देखो जो कि मैंने बनाया है, ये जो तुम्हें 100 ब्लू डॉट्स दिख रहे हैं वो सारे के सारे डिलीवरी स्टेटस बोर्ड हैं। उन सभी प्लेसेस पे हमारे इनके स्टाफ जाएंगे और हर एक मॉर्निंग एक फिक्स टाइम पे ऑर्डर्स लेंगे लंच और डिनर का, और पेमेंट भी वहीं पर भी लिया जाएगा। और जैसे ही उनको उनका ऑर्डर रिसीव हो जाएगा तो स्टाफ डिलीवरी एड्रेस और टाइम उसी समय पे स्टेटस बोर्ड में लिख देंगे। मतलब कि भाई साफ सीधी बात ये है, ये पुराने ज़माने में ज़ोमैटो ओपन कर रहा है। इतनी सारी कॉम्प्लिकेटेड बातें सुन के मैनेजर भाई अभी तक हैरान हो रखा होता है, लेकिन अभी सुनो, अभी और बाकी है। उसके बाद हमारे राइडर्स, मेरा मतलब हमारे डिलीवरी स्टाफ जाएंगे और स्टेटस बोर्ड चेक करेंगे और फिर चेक करने के बाद दोबारा से इनमें जाएंगे और ऑर्डर प्लेस करेंगे। और जब फूड बन के तैयार हो जाएगा तो वो लोग डिलीवरी करने के लिए निकल जाएंगे जो एरिया के वो इंचार्ज होंगे। मैनेजर बोलता है उस केस में जो चीज़ हमने बनाई है बाइसाइकिल वो हमारे काम आएगी। स्पीडी डिलीवरी एक रेवोल्यूशनरी इन्वेंशन जो कि हमारे फूड को कोल्ड होने से पहले हम तक पहुंचाएगा। मैनेजर इसके बाद हंसते हुए बोलता है अगर ऐसी बात है, ये जो जितने 8 रेड डॉट्स दिख रहे हैं वो सारे के सारे तो जो मैनेजर की बातों को पूरा करता है और बोलता है हाँ बिल्कुल, वहाँ पे हमारे इंस होंगे। मैनेजर सोचता है ये हमारे लिए टोटली एक नए तरीके का बिजनेस है, और अगर देखा जाए हमारे जितने भी कॉम्पिटिटर्स हैं वो हमें कॉपी करने की ट्राई भी करेंगे, लेकिन उनके पास बाइसाइकिल होगा ही नहीं, जिसकी वजह से वो डिलीवरीज कर ही नहीं पाएंगे, इसीलिए ये बाइसाइकिल्स को बेच ही नहीं रहे हैं। मैनेजर बोलता है लेकिन फिर हमारी कॉस्ट तो बहुत ज़्यादा ही हाई हो जाएगी, वो चीज़ के लिए जिसको कि हम डिलीवरी कहते हैं उसके लिए हमें बहुत ज़्यादा ही मैन पावर की ज़रूरत पड़ेगी। जो बोलता है हमें बस खाने को बनाना है, जो खाना लोग खाना चाहते हैं भले ही वो एक्सपेंसिव ही क्यों ना हो। जो फिर आगे बोलता है लेकिन मुझे ऐसा लगता है यहाँ का जो खाना है वो उतना ज़्यादा टेस्ट में अच्छा नहीं है, ये बहुत ज़्यादा ही टेस्टलेस है। आखिर किस भड़वे ने कहा कि चाइनीज़ कुसीन सबसे ज़्यादा बेस्ट होती है? सिंस सॉल्ट और शुगर जो कि है बहुत ज़्यादा ही एक्सपेंसिव है तो फूड में इसकी उतनी ज़्यादा मात्रा होती नहीं है, जिसकी वजह से फूड एकदम फीका फीका सा लगता है। स्पाइस और सीजनिंग भी जो कि है वो इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है कंपेयर किया जाए मॉडर्न वर्ल्ड से, तो इसीलिए इन सभी फूड का टेस्ट मेरे जैसे एक मॉडर्न वर्ल्ड के पर्सन के लिए बेकार है। जो अपनी जगह से खड़े होते हुए मैनेजर से बोलता है प्लीज़ सॉल्ट और शुगर एक बहुत बड़ी क्वांटिटी में जियांगजान से ख़रीद लीजिए, मैं अब कुछ नए डिश को इन्वेंट करने वाला हूँ। एक बार जब लोग इसका एक्सपीरियंस कर लेंगे
एक मार्वेलस टेस्ट स्वीट एंड सॉल्टी डिशेस का, तो फिर वो इनके प्यार में पड़ जाएंगे और इनको खरीदेंगे भले ये एक्सपेंसिव ही क्यों ना हो। मैनेजर स्वीट और सॉल्टीनेस की बात को सुन के बोलता है, क्या मैं इस बिजनेस को प्रायोरिटाइज कर दूं स्मिथी को मैनेज करने से? जो बोलता है, हाँ बिल्कुल, इसको अपनी फर्स्ट प्रायोरिटी रखना। मैनेजर बोलता है, बिल्कुल मैं समझ गया, मैं अपना बेस्ट करेगा। जो इसके बाद एक शैतान सा फेस बनाता है और अपने मन में सोचता है, सेंट्रल प्लेन्स के लोगों, मैं तुम सभी के सामने प्रेजेंट करने वाला हूँ मॉडर्न वर्ल्ड का इनक्रेडिबल टेस्ट। इसके बाद हमें यहाँ से सीन शिफ्ट करके नैनगोम फैमिली का सीन दिखाया जाता है, जहाँ इनर कोर्ट का मास्टर नैनगोम बेग कोई स्क्रोल पढ़ रहा होता है और उसी स्क्रोल को पढ़ते पढ़ते उसकी किसी चीज़ पे नज़र जाती है, जहाँ पर कि लिखा होता है गोल्डन टोकन गेस्ट जो फैमिली स्मिथी जो हुआई, जिसको इशू किया गया है हेवनली सॉर्ड प्लेक। ये इनर कोर्ट का मास्टर जो के बारे में पढ़ता है और बोलता है, आखिर ये कौन है जिसको कि हेवनली सॉर्ड प्लेक दे दिया गया है, जो कि 3 और 4 ही पीपल को दिया जाता है एक साल में। ये टोकन उसको तब दिया गया जब मैं यहाँ से बाहर था कुछ काम के लिए हैनान में, लेकिन आखिर उसको ये टोकन दिया किसने? और भाई जो को टोकन देने वाला और कुछ नहीं, हेवनली एल्डर्स कोर्ट के मास्टर होते हैं, वही लाल कपड़े वाला बुढ़ा भाई। ये देख करके तो भाई इनर कोर्ट के मास्टर की एकदम जल जाती है कि उन्होंने ना ही कोई प्रोसेस को फॉलो किया, ना ही फैमिली रूल्स को माना, बस अपनी पोजीशन का यूज़ करके उनको टोकन दे दिया। इसके बाद ये गुस्से में अपने हाथ को टेबल पे पटकता है और बोलता है, मैंने उनको बड़ी मुश्किल से एक जवान से लड़के से दूर किया था जो कि एकदम बेगर जैसा लग रहा था, जिसके साथ ही वो सॉर्न ब्रदर बनना चाहते थे, और अब उन्होंने हेवनली सॉर्ड प्लेट को किसी अननोन स्मिथी को दे दिया। मैं अब इनका ये ड्रामा और ज़्यादा नहीं सह सकता हूँ। इसके बाद ये चलते चलते ट्रेनिंग ग्राउंड पे आता है, लेकिन ट्रेनिंग ग्राउंड को देख करके अपने मन में सोचता है, आखिर यहाँ पर कोई भी ट्रेनिंग क्यों नहीं कर रहा है। और फिर ये आगे की तरफ बढ़ जाता है, लेकिन चलते चलते अपने मन में सोच रहा था, उनको तो अभी ट्रेनिंग करना चाहिए था, लेकिन आखिर ये अजूरे ड्रैगन स्क्वाड और हेवनली ड्रैगन स्क्वाड चली कहाँ गई। लेकिन चलते चलते तभी इसको कुछ दिखता है और वो देख करके रुक जाता है, और ये देखता है वो सभी स्क्वाड के लोग एक जगह गैदर हो रखे हैं और आपस में बकैतियाँ कर रहे होते हैं। लेकिन वो जैसे ये इनर कोर्ट के मास्टर को देखता है तो इसको देख करके वो सारे ग्रीट करने लग जाते हैं। अब ये मास्टर बोलता है, अजूरे ड्रैगन स्क्वाड, हेवनली ड्रैगन स्क्वाड, लाइटनिंग ड्रैगन स्क्वाड, तुम सभी यहाँ पे क्या कर रहे हो और यहाँ पे हुआ क्या है? इस पे एक बंदा बोलता है, हम लोग यहाँ पे हाइपोथेटिकल ड्यूएल कर रहे हैं एक दूसरे के साथ। हाइपोथेटिकल ड्यूएल का नाम सुन के ये मास्टर की जल जाती है और ये चिल्लाते हुए बोलता है, क्या तुम लोगों को पता नहीं है हाइपोथेटिकल ड्यूएल अलाउ नहीं है वर्किंग आवर्स के टाइम पे? क्या मैं तुम लोगों को ये बात याद दिलाऊं? ये सुनने के बाद वो बंदा बोलता है, हमें परमिशन मिली है कैप्टन के द्वारा। ये सुनने के बाद ये मास्टर अपने मन में सोचता है, आखिर क्यों मेरे फैमिली का सिस्टम और ट्रेडिशन इतनी जल्दी से टूट रहा है। इसके बाद ये मास्टर चिल्लाते हुए बोलता है, सॉर्ड का पाथ कभी भी ट्रेनिंग से ख़त्म नहीं होता है, तुम लोगों को ये बात बहुत अच्छे से पता है, लेकिन फिर भी तुम लोग क्या कर रहे हो? ये बहुत ज़्यादा हो रहा है, भले ये जोक ही क्यों ना हो। वो बंदा बोलता है, कैप्टन ने अपनी आंखों से देखा है एल्डर्स कोर्ट में। ये मास्टर बोलता है, आखिर उसने क्या देखा है, मुझे भी तो बताओ। वो बंदा बताता है, एल्डर कोर्ट के मास्टर को एनलाइटमेंट मिली हाइपोथेटिकल ड्यूएल के दौरान और वो हेवनली आई के लेवल तक पहुंच चुके हैं। ये सुनने के बाद ये मास्टर एकदम हैरान हो जाता है और बोलता है, क्या तुम सच बोल रहे हो ना? ये बोलने के बाद ये मास्टर अपने मन में सोचता है, हेवनली आई तभी अपेयर होता है जब कोई मास्टर हमारे फैमिली के सॉर्ड आर्ट को पूरी तरीके से सीख लेता है, और हमारे पूरी फैमिली के हिस्ट्री में 10 से भी कम लोग रहे हैं जो कि इस लेवल तक खुद को अचीव कर पाए हैं। इसके बाद वहाँ पे खड़े जितने भी लोग होते हैं वो सभी चिल्लाते हुए बोलते हैं, हाँ हम सभी ने अपनी आंखों से देखा है। ये मास्टर सोचता है, ये कोई बड़ी बात नहीं है कि ये लोग तब से हाइपोथेटिकल ड्यूएल करे जा रहे हैं, क्योंकि एक मार्शल सेम लेवल पे पहुंच गया है, बिल्कुल हमारे एक पैट्रियाज की तरह। ये इसके बाद पूछता है उन सभी लोगों से, आखिर उनका हाइपोथेटिकल ड्यूएल का अपोनेंट कौन था? क्या ये पैट्रियाज खुद थे? वो स्क्वाड का बंदा बोलता है, उनका अपोनेंट वो एक एक्सटर्नल डिसाइपल था जो कि इनर कोर्ट मास्टर के द्वारा लिया गया था। ये मास्टर एक्सटर्नल डिसाइपल के बारे में सुनता
है और अपने मन में सोचता है वो अभी के टाइम पे एक्सटर्नल डिसाइपल को एक्सेप्ट कर रहे हैं, उनके इस फैसले की वजह से हायरेसी में एक बहुत बड़ा उथल पुथल आएगा। ये मास्टर पूछता है आखिर वो डिसाइपल कौन था। वो स्क्वाड का बंदा बताता है वो बंदा चो फैमिली स्मिथी का चो हुआई था। चो हुआई का ये मास्टर नाम सुनता है और अपने मन में सोचता है वो दोबारा से। अब जब ये मास्टर जो का नाम सुनता है तो पता नहीं क्यों भाई हमें जो का पैनल दिखाया जाता है, शायद से जो का लगाव हो गया है इस बंदे से। ये इनर कोर्ट मास्टर की इतना ज़्यादा किलसने के बाद ये रियोंग जो नाम के एक बंदे को बुलाता है और वो पता नहीं कैसे हवा से इसके पास आ भी जाता है। आने के बाद वो बंदा बोलता है बताइए सर मेरे लिए ऑर्डर्स क्या है। इनर कोर्ट मास्टर बोलता है मेरे को हर एक चीज़ के बारे में पता लगा के बताओ, ये चो हुआई और चो फैमिली स्मिथी के बारे में। ऑर्डर्स मिलने के बाद ये बंदा भी ऑर्डर को पूरा करने के लिए निकल जाता है। अब हमें यहाँ से सीन शिफ्ट होकर के सॉर्ड सेंट का सीन दिखाया जाता है जो कि पैट्रियाच के साथ बैठा होता है और बोलता है ये देखना कि पैट्रियाच सिर्फ और सिर्फ मुझसे मिलने के लिए मेरे पास आ गए, आप अपने ड्यूटीज़ की वजह से बिजी नहीं है क्या। सॉर्ड सेंट के बोलने के बाद हमें नैनगॉम फैमिली के पैट्रियाच को दिखाया जाता है जिसका कि टाइटल होता है हेवनली सॉर्ड वॉरियर, जिसका कि नाम होता है नैनगॉम सो। पैट्रियाच अपनी मुट्ठी को तेज से रगड़ते हुए बोलता है मैं 3 दिन पहले हुए हाइपोथेटिकल ड्यूएल को आज रीड कर सका हूँ। सॉर्ड सेंट ये सुनते ही खुश होते हुए बोलता है क्या वो अमेजिंग था। पैट्रियाच बोलता है बिल्कुल। पैट्रियाच इसके बाद अपने मन में सोचता है इन्होंने एक 3rd रेट के सॉर्ड टेक्निक 3 एलिमेंट शॉट टेक्निक का यूज़ किया और वो भी बचने और ओपोनेंट की स्ट्रेंथ को खुद के लिए यूज़ करने के कॉन्सेप्ट के ऊपर, जिसकी वजह से ये लोग फाइट कर पाए एक एडवांस मार्शल आर्टिस्ट थ्योरीज के जैसे। इस हाइपोथेटिकल ड्यूएल में जो 3 एलिमेंट शॉट टेक्निक यूज़ हुई है वो सबसे ज़्यादा परफेक्ट तरीके से यूज़ होते हुए देखा है मैंने अपनी पूरी ज़िंदगी में। और ये एक ऐसा लेवल है जिस लेवल पे तो अभी तक मैं भी नहीं पहुंचा हूँ। पैट्रियाच इसके बाद बोलता है क्या वो बंदा माउंट हुआ सेक्ट से था। ये बोलने के बाद पैट्रियाच अपने मन में सोचता है वॉयलेट डाउन शॉट सेंट स्ट्रॉन्गेस्ट मार्शल आर्टिस्ट अभी के टाइम का, जो कि बिल्कुल मेरे ही सेम लेवल पे है, लेकिन वो लेवल जिसको कि मैं बिल्कुल भी रीच नहीं कर पा रहा हूँ, वो है हम दोनों के स्ट्रेंथ के बीच का डिफरेंस। सॉर्ड सेंट बोलता है नहीं वो नहीं है। पैट्रियाच पूछता है तो फिर आखिर वो है कौन। सॉर्ड सेंट बोलते हैं चलिए ठीक है, मैं अपना खाली समय आपके साथ बिताऊंगा और इससे मैं ये होप करता हूँ कि आप भी इससे कुछ लर्निंग हासिल कर ले जैसे कि मैंने ही किया है। सॉर्ड सेंट भाई ये बोलते बोलते अपने उन आँखों का यूज़ करता है और ये देख करके पैट्रियाच एकदम खुश होते हुए बोलता है कॉन्ग्रेचुलेसन आपको आपके एनलाइटमेंट के लिए। अब इसके बाद यहाँ से सीन शिफ्ट होकर के हमें एक हॉल का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर कि एक बंदा एंट्री मार रहा होता है और उस बंदे को देख करके 2 बंदे आपस में खुसफुसाते हुए बोल रहे होते हैं हुआ फैमिली शॉर्ट सेक्ट। दूसरा बंदा बोलता है हुआ फैमिली शॉर्ट सेक्ट मेरा पिछवाड़ा, ये बिल्कुल हुआ फैमिली डॉग्स की तरह है, ये है हुआ सो म्यूंग गुड फॉर नथिंग हुआ फैमिली का। तो चलो भाई हमारे कहानी में आता है एक और नया कैरेक्टर जिसको कि एकदम चमन आदमी समझा जा रहा है। अब हमें आगे ही पता चलेगा ये चमन आदमी निकलेगा या फिर चमत्कारी आदमी निकलेगा। सो म्योंग एक टेबल के पास जाता है और बोलता है जितने भी हीरोज़ हैं जीगल फैमिली के सारे एक साथ यहीं पर ही गैदर हो रखे हैं। अब हमें एक और जो के जैसे दिखने वाले बंदे को दिखाया जाता है जो कि बोलता है सर हवा आप कैसे हैं। और मैं भाई खुद से हवा नहीं बोल रहा हूँ, यहाँ पे HWA ही लिखा हुआ है जिसका मतलब होता है हवा, जो कि गुड फॉर नथिंग हवा सोम्योंग होता है, वही अपना चमन आदमी। क्या इतनी जल्दी भूल गए क्या? अभी तो 10 सेकंड पहले इसका इंट्रोडक्शन दिया हूँ भाई। अब इतनी सारी बेइज्जती करने के बाद हम सोम्योंग पे आते हैं जो कि बोलता है रुको जरा यहाँ पे कौन आया हुआ है, जरा देखो तो सही, ये है यंग जीगल वुन। इन्हीं के बातचीत के बीच किसी और का एंट्री होता है और ये और कोई नहीं यंग सॉर्ड मास्टर और सोसो होती है। और ये जो बंदा दिख रहा है तुम्हें ये सोसो का बड़ा भाई है, दैट्स व्हाई दे कॉल हिम यंग मास्टर, वरना इसको तो कोई गली का कुत्ता भी भाव ना दे।
सोमयोंग इनको देख करके सीधा सोसो के पास भागते हुए जाता है और बोलता है, लेडी नैनगोंग, आखिर आप दिन प्रतिदिन इतना ज़्यादा सुंदर कैसी होती जा रही हैं। सोसो एकदम भावना देते हुए गली के कचरों की तरह ट्रीट करते हुए बोलती है, बहुत लंबा समय हो गया आपको देखे हुए। और अब तुम लोग सोच रहे होगे भाई मैं इसकी इतनी बेइज्जती क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि भाई मेरा मन कर रहा है, मेरे को ना किसी को गालियाँ देना है, बस इसीलिए मैं इसको गालियाँ दे रहा हूँ। सोमयोंग को सोसो के साथ ऐसे फ्लर्ट करता देख करके उसका बड़ा भाई बोलता है, तू पहले जैसा ही एक नंबर का छिछोरा है। सोमयोंग बोलता है, सोचा जाए यंग स्वॉर्ड मास्टर और यंग जीगल सारे के सारे सेम जगह पे गैदर हुए हैं, जैसा कि यंग ड्रैगन बैंक्वेट से एक्सपेक्ट किया जा सकता है। इस बंदे का भाई अभी नामकरण नहीं हुआ है तो इसको यंग मास्टर बोलेंगे। ये बंदा अपने मन में सोचता है, अगर फैमिली के ऑर्डर्स नहीं होते तो मैं इन जैसे बंदों से कभी बात भी नहीं करता। मुझे भरोसा नहीं हो रहा है, मुझे इन जैसे लोगों के साथ सांगसी ट्रैवल करना पड़ेगा, जो कि मेरे फादर के इतने बड़े नाम को बस ब्रश और इंक के साथ ही गंदा कर दिया। यंग मास्टर सोसो से बोलता है, हम खाने के बाद ही यहाँ से निकल जाएंगे। अब हमें सोसो को दिखाया जाता है जिसकी नज़र जो के ऊपर पड़ती है और जो किसी के साथ आर्ग्यूमेंट कर रहा होता है। जहाँ जो बोलता है, आखिर तुम्हें क्या चाहिए, जिस पर वो दूसरा बंदा बोलता है, तुम छोटे बच्चे तुम क्या सोचते हो, आखिर मैं तुम्हें अपनी जानकारी क्यों ही बताऊंगा। जो उस बंदे को इतना जिद करता देख कर क्या अपने मन में सोचता है, डैम इट, नो मैटर मैं इनको कितना ज़्यादा तंग कर लूँ, ये लोग मेरे को बता ही नहीं रहे हैं आखिर ये लोग इनको कैसे चलाते हैं। इसके ऐसा करने की वजह से मेरा प्लान जो कि है पूरी तरीके से बर्बाद हो जाएगा। अब हमें उस बंदे को दिखाया जाता है जो कि अपने मन में सोचता है, मुझे नहीं पता आखिर ये कौन से रिच फैमिली से आया है, लेकिन मैं इतना तो जानता हूँ ये मेरे से जानने की कोशिश कर रहा है आखिर मैं इन किस तरीके से चलाता हूँ। क्या इसको सच में ऐसा लगता है मैं इसको अपनी सारी जानकारी बता दूंगा, जैसे कि मेरे को पता है नहीं है, ये खुद ही इन बनाने की ट्राई कर रहा है। इसके बाद हमें दिखाया जाता है वही मर्चेंट अपने जो का नाम चिल्लाते हुए हॉल के अंदर आता है और एक कॉन्ट्रैक्ट को दिखाते हुए बोलता है, आखिर ये सब क्या चल रहा है। उस मर्चेंट को ऐसे देख करके अपना जो अपने मन में सोचता है, मैनेजर ली अपने काम में लगता है बहुत ज़्यादा ही तेज है। मर्चेंट जो के ऊपर चिल्लाते हुए बोलता है, तुम्हें पता भी है आखिर कितने लंबे समय से मैं तुमको ढूंढे जा रहा हूँ, आखिर तुम कैसे बिना कुछ कहे हमारे डील को ऐसे अचानक से एंड कर सकते हो। क्या इसी को कहते हैं स्वॉर्ड ब्रदर होना। जो इस पे आराम से बोलता है, ये तो बिल्कुल वैसा ही हुआ जैसा कि होना चाहिए था। मर्चेंट बोलता है, आखिर कौन सी चीज़ें कैसी होनी चाहिए थी। मर्चेंट इस पे चिल्लाते हुए बोलता है, ये चीज़ तो हमारे राइवल मर्चेंट एसोसिएशन ने भी नहीं की थी, आखिर तुम कैसे हमें बिना कोई नेगोशिएशन के चांस दिए बिना हमारी डीलिंग को यूं ही बंद कर सकते हो। तुम्हें पता भी है हमारी जो डील हुआ करती थी मंथली बेसिस पे वो 1500 टेल्स का हुआ करता था, आखिर तुम ऐसे कैसे हमारे डील्स को कट ऑफ कर सकते हो। और अगर उन सभी को छोड़ भी दिया जाए तो हम लोग क्या स्वॉर्ड ब्रदर नहीं थे क्या। जो इस पे मर्चेंट से बोलता है, मैं तुम्हारी रिस्पेक्ट करता हूँ और तुम्हें पसंद भी करता हूँ, लेकिन हमारी पर्सनल और बिजनेस के रिलेशनशिप को एकदम अलग रखो। और तुम तो ऐसे बोले जा रहे हो जैसे कि मैंने तुम्हें कभी कोई चांस ही नहीं दिया। तुम्हें पता भी है मैंने तुम्हें कितने चांसेस दिए हैं। मैं तुम्हें हर बार ये बातें याद दिलाता था जब भी हमारी मीटिंग हुआ करती थी। जो अमाउंट तुम हमसे प्रॉफिट के तौर पे एक मंथ में गेन किया करते थे वो टोटल में 120 गोल्डन टेल्स बनता है। और मैं इस बात के लिए श्योर हूँ कि तुम्हें पता होगा ये कितना बड़ा एक नंबर है मनी का। अभी यहाँ पे तुम लोगों को भाई समझ में नहीं आया तो मैं तुम लोगों को समझा दूँ। वो मर्चेंट जो को दिया करता था 1500 सिल्वर के टेल्स जो कि होते हैं 15 गोल्ड, और इसको मिलता था 120 गोल्ड। समझ रहे हो मतलब कितना बड़ा फर्क है इन दोनों के प्रॉफिट में। मर्चेंट ये सभी बातें सुन के एकदम हैरान होते हुए अपने मन में सोचता है, इसको तो ये तक पता है कि आखिर मैं एक महीने में आनू की स्मिथी से कितना कमाता हूँ। जो अब आगे बोलता है, स्वॉर्ड ब्रदर तुम हमेशा मुझे यही कहा करते थे ना, तो फिर मुझे बताओ आखिर कौन सा ऐसा छोटा भाई अपने बड़े भाई को 120 गोल्डन टेल्स देता है और वो भी हर एक महीने। इस जैसे रिलेशनशिप को कोई भी डीलिंग नहीं कहा जाता है, इसको थग्स और माउंटेन बैंडिट के बीच में जो डील होती है वो कहा जाता है। और इन सभी का मतलब यही है कि मैं तुम्हें अब तक बस घूस देता आ रहा हूँ।
मर्चेंट इसके बाद घबराते हुए बोलता है, हे क्या तुम्हें पता भी है आखिर मैंने अपने कितने ज़्यादा एफर्ट लगाए हैं तुम्हें इंगट्स सप्लाई करने के लिए। जो ये जैसे ही बात को सुनता है अपने पॉकेट में हाथ डालता है और वहाँ से हेवनली स्वॉर्ड प्लेट को बाहर निकाल के इनको दिखाता है। ये देख करके वहाँ पे खड़े सभी लोग एकदम हैरान हो जाते हैं और मर्चेंट अपने मन में सोचता है, लगता है हमारी डीलिंग सच में यहीं पे ख़त्म होती है। हेवनली स्वॉर्ड प्लेट को देखने के बाद वो इनका बंदा भी जो से माफ़ी मांगते हुए बोलता है, मैं आपसे रूड था सर, मुझे माफ़ कर दीजिए कि मैंने ये रियलाइज़ ही नहीं किया कि आप आखिर है कौन। अब इनकी बकैती को देख करके बीच में एंट्री मारता है यंग मास्टर और चिल्लाते हुए बोलता है जो को, आखिर तुम हो कौन और तुम्हारे पास हमारे फैमिली का स्वॉर्ड प्लेट कर क्या रहा है। यंग मास्टर को देख करके जो उसको ग्रीट करते हुए बोलता है, मैं चो फैमिली मतलब चो हुआई हूँ आनहू स्मिथी का। यंग मास्टर आनहू स्मिथी के बारे में सुनने के बाद बोलता है, मुझे अपना स्वॉर्ड प्लेट दिखाओ। अपने भाई को ऐसे बोलता देख करके सोसो बीच में आती है और बोलती है, ब्रदर ये हमारे फैमिली में अभी के टाइम पे सबसे ज़्यादा फेमस पर्सन है, इनके पास जो ये स्वॉर्ड प्लेट है ये ज़रूर से ही हमारे फैमिली द्वारा ही दिया गया होगा इनको, और ये नेचुरल सी बात है कि तुम्हें इसके बारे में बिल्कुल ही पता नहीं होगा क्योंकि तुम अपने आइसोलेशन ट्रेनिंग से कल ही बाहर आए हो। और अगर तुम्हें इनके बारे में जानना ही है तो तुम हेवनली कोर्ट एल्डर्स से जा कर के पूछ सकते हो, नहीं अगर तुम्हें इनके बारे में डिटेल से जानना है तो कैप्टन्स भी तुम्हें इसके बारे में बता देंगे। यंग मास्टर इसके बाद बोलता है, क्या इसने हमारी फैमिली को कोई आर्टिसियन स्वॉर्ड गिफ्ट किया है या फिर और कुछ। सोसो इस पे हंसते हुए बोलते हैं, नहीं वैसा बिल्कुल भी नहीं है, ये ऐसे पर्सन है जिनके पास की एक अमेजिंग मार्शल आर्ट है। मार्शल आर्ट के बारे में सुनने के बाद यंग मास्टर जो को ऊपर से लेकर के नीचे की तरफ देखता है और नोटिस करता है इसके हाथ एकदम ही स्मूथ है, ना ही इसके आईज इतने ज़्यादा शार्प हैं। यंग मास्टर जो को देखने के बाद सोसो से बोलता है, क्या तुम मुझसे अभी मजाक कर रही हो, ये बिल्कुल भी एक मार्शल आर्टिस्ट तो हो ही नहीं सकता है। सोसो बोलती है, लेकिन इन्होंने हर एक हाइपोथेटिकल ड्यूएल को जीता है फर्स्ट ग्रैंडफादर के सामने, जितना भी उन्होंने मैच किया था। यंग मास्टर फर्स्ट ग्रैंडफादर के बारे में सुनने के बाद एकदम हैरान हो जाता है। सोसो बोलती है, उन्होंने 10 से भी ज़्यादा हाइपोथेटिकल ड्यूएल इसके साथ किया लेकिन एक भी नहीं जीते, और उन्होंने इसे एक एक्सटर्नल डिसाइपल के तौर पे एक्सेप्ट भी कर लिया है। ये भले ही एक एक्सटर्नल डिसाइपल हो लेकिन अगर हायरार्की के टर्म्स में देखा जाए तो ये हमसे अभी भी ऊपर है, ये हमारे लिए बिल्कुल भी सही नहीं होगा इनको ऐसे थ्रेट करना। यंग मास्टर सोसो की बातों को सुनने के बाद गुस्सा होते हुए बोलता है, क्या तुम कह रही हो जिसके पास एक सिंगल मार्शल आर्ट भी मेरे को नहीं दिख रहा है वो हमारे फैमिली का एक एल्डर है। मैं इस चीज़ को बिल्कुल भी तब तक अलाउ नहीं करूँगा जब तक कि मैं खुद अपनी आंखों से ना देख लूँ। सोसो इस पे बोलती है, चलो फिर पहले हम अपने फैमिली में वापस जाते हैं, फिर तुम्हें जो करना है वो करना। इस पे ये यंग मास्टर सोसो को ही चुप रहने को बोल देता है, जो इस तरफ इनकी बकैतियाँ सुन सुन के पके जा रहा होता है और अपने मन में सोचता है, यहाँ पे बहुत सारे मैटर्स हैं जो कि मुझे सॉल्व करने हैं मर्चेंट एसोसिएशन के साथ। अगर मैं अभी इनके साथ इन्वॉल्व हो गया तो मेरे को इससे कोई भी फ़ायदा नहीं होने वाला है। जो ये सोचने के बाद यंग मास्टर से बोलता है, मैं ये अज्यूम करता हूँ लेडी नैनगोम ने मेरी स्वॉर्ड प्लेट की ऑथेंटिसिटी कंफर्म कर दी है, तो फिर मैं अपना लीव लेना चाहूँगा यहाँ से। इसके बाद ये मर्चेंट भी यंग मास्टर से बोलता है, मैं आपसे पहले भी कहीं दूर मिला हुआ हूँ, ये मेरे लिए एक ऑनर की बात है यंग स्वॉर्ड मास्टर से मिलना। मैं हूँ फायर ड्रैगन मर्चेंट एसोसिएशन का ओनर। लेकिन यंग मास्टर इसको भाव तक नहीं देता है और जो की तरफ चिल्लाते हुए बोलता है, रुक जाओ वहीं पे। जो पीछे मुड़ते हुए बोलता है, क्या आपको मुझसे कोई काम है। यंग मास्टर बोलता है, हेवनली स्वॉर्ड प्लेट नैनगोम फैमिली को रिप्रेजेंट करती है और तुम ऐसे बंदे हो जिसके बारे में कि मेरे को कुछ पता भी नहीं है और तुम्हारे पास वो चीज़ है जिसकी वजह से ये कोई छोटा मैटर बन के नहीं रह जाता है। जो बोलता है, जैसा कि मैंने कहा लेडी नैनगोम ने मेरी ऑथेंटिसिटी पहले ही कंफर्म कर दी है। यंग मास्टर इस पे अपने स्वॉर्ड को आगे करते हुए बोलता है, मैं अभी यहाँ पे पैट्रियार्च को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ और मैं ये चाहता हूँ कि तुम इस चीज़ को मेरे सामने प्रूव करके दिखाओ। यंग मास्टर की इस बात को सुनने के बाद सोसो, सोमयोंग और ये जो के जैसा दिखने वाला बंदा भी एकदम हैरान हो जाता है। स्वॉर्ड गॉड यंग मास्टर को देख करके बोलता है, क्या है इंटरेस्टिंग सा लड़का है। मैं इसको देख करके ये कह सकता हूँ कि ये बहुत ज़्यादा ही एक स्किल्ड स्वॉर्ड्समैन है, ये बहुत ज़्यादा
हार्ड होता है इसके एज में इसके जैसे लेवल पे पहुंचना। जो सॉर्ड गॉड की बातों को सुनने के बाद बोलता है, आपने ऐसा अंदाज़ा पहले कभी किसी का नहीं लगाया है, क्या आपको ये बंदा पसंद आया है? सॉर्ड गॉड इस पे अपनी मुट्ठी को चटकाते हुए बोलता है, मेरे को मज़ा आएगा इसको पूरी तरीके से क्रश करने में। जो ये सुनने के बाद एकदम हैरान हो जाता है कि क्या सॉर्ड गॉड इसको पूरी तरीके से क्रश कर देगा। और अब इसी सीन के साथ हम इस वीडियो को यहीं पर ही ख़त्म करेंगे। अब आगे क्या होने वाला है, आखिर सॉर्ड गॉड इस बंदे के साथ क्या करेगा, क्या इसकी एकदम अच्छे से लेकर के रख देगा, ये तुम लोगों को जानने मिलेगा अगले एपिसोड में। इस वाले एपिसोड में हमने देख लिया जो नया बिजनेस शुरू करने वाला है वो मर्चेंट एसोसिएशन को पूरी तरीके से बर्बाद कर दिया और भी ज़्यादा पैसे कमाने का जरिया ढूंढने को जा रहा है। और भाई क्या तुम लोगों ने पहले कभी देखा है कोई एमसी मॉडर्न ज़माने के फूड को मुरीन ज़माने में बेच रहा है? मेरे को भाई इस मांगा का ये वाला प्लॉट बड़ा बढ़िया लगा। तुम लोगों को कैसा लगा मेरे को कमेंट सेक्शन में बताओ। चलो फिर इसी के साथ इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं। वीडियो पसंद आती है वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो।